हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम मैशले एंड मैजिक मसल के सीजन 2 को पूरा एक वीडियो में देखने वाले हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। तो बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें और अगर आपको वीडियो कहीं पे भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में डिवाइन विजनरी के बारे में बताया जाता है, जो कि इस वर्ल्ड के सबसे प्रोमिनेंट मैजिक यूजर्स में से एक है, जो कि नए डिवाइन विजनरीज बनते हैं। उनको इस वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल लीगल इंस्टीट्यूशन है, जो कि है ब्यूरो ऑफ मैजिक, उसमें काम करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे वो मैजिक से रिलेटेड हर एक काम को संभालते हैं और जो लोग उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं उनको भी सबक सिखाते हैं। फिर उसके बाद हमें डिवाइन विजनरी राइम एम्स को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद सीजन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें पिछले सीजन में जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पे मैश ने मैजे लूपे के हर एक मेंबर्स को हरा दिया था। लेकिन जब उसका मुकाबला इनोसेंट जीरो के सेल वार्ड के साथ हो रहा था, लेकिन तब सबको ये पता चल जाता है कि मैशले अपना मैजिकल पावर को यूज नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, वो सिर्फ अपने मसल्स का यूज कर रहा है। तो ये न्यूज पूरे एकेडमी में फैलना चालू हो गया था। फिर हमें मैश का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बिंदास था और वो तो कहता है फिन को, चलो फिन हम जाके स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिन काफी ज्यादा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो मैश से पूछता है कि क्या मैश सच है कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। और ये सुन के फिन रोने लग जाता है, भाई तो फिन है कि क्या है। तभी मैश कहता नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो मैजिक यूज करना आता है और तुम चाहो तो मैं भी ट्राई करके दिखा सकता हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि देखो ऐसे झूठ मत बोलो, क्योंकि सबको पता चल गया है कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। तो ये सुन के फिन मैश को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए अब। तभी वो बंदा फिन को टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट कर रहे हो और ये चीज तुम्हें प्रॉब्लम में ला सकता है। और वो फिन की बेइज्जती करे ही जा रहा था और फिन काफी ज्यादा तेज चिल्लाता है गुस्से में आके और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से मतलब रखो। और तभी उस बंदे के ऊपर कोई एक ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है और वो और कोई नहीं लेंस होता है। तभी वो बंदा पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर ये मैजिकल स्पेल का यूज क्यों किया। तभी लेंस पता आपको रिप्लाई क्या देता है कि मेरे को तेरा शकल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तेरे पे मैजिक यूज किया। और तभी वहाँ पे डॉट और लेमन भी आते हैं और लेमन डॉट को व्हील चेयर पे कैरी कर रही थी और डॉट की हालत तो आपको दिखाई दे गई ये कैसी हो रखी है। के बाद हमें उनका सेलिब्रेशन दिखाया जाता है और उनके आगे बहुत ही खतरनाक खाना रहता है, पता नहीं क्या तीर मार के आए ये लोग। और मैश तो खाना देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन फिन का जो बिहेवियर था वो थोड़ा बहुत बदल गया था, क्योंकि वहाँ पे दो लोग और भी थे पार्टी में और वो दोनों पता है कौन थे, लॉर्ड एबल और एबिस थे। और अगर आपको याद ना हो तो सीजन 1 के मेन दो विलन यही दोनों थे और उन दोनों की देख के ना वहाँ पे फिन की फटी पड़ी थी भाई, बहुत गंदी तरीके से। और तभी वहाँ पे एबल बोलता है कि किसी को यहाँ पे कार्ड्स खेलने हैं। तभी एबिस कहता है कि लॉर्ड एबल को इस गेम में जो भी हरा देगा उसकी मौत तो मेरे हाथों ही होगी। और ये सुन के आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि फिन की हालत क्या हो जाती है। और तभी लेमन एबिस को कहते हैं कि इतना सीरियस भी नहीं होना चाहिए। और तभी एबिस थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेव करने लगता है और चुपचाप बैठे रहता है। और तभी एबिल कहता है कि तुम टेंशन ना लो, क्योंकि एबिस जब भी कोई लड़की से मिलता है तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। तभी वो लोग खाना खाने लगते हैं और तभी फिन लेंस के पास जाता है। तभी वो पूछता है कि तुम हम लोगों को छोड़ के बेसमेंट में क्यों चले गए थे। तभी वो बताता है कि बेसमेंट में मुझे एक बंदे को पीटना था और जब मैं उनको पीट के निकल ही रहा था तभी मुझे वहाँ पे और बंदे मिले और वो लोग क्लेम कर रहे थे कि वो लोग डेथ रो से है और लड़ाई के बीच में ही वो लोग वहाँ से चले गए। और ये सुन के फिन की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और खाना खाने के बाद मैश और एबिस थोड़े अलग ही बैठे हुए थे। तभी एबिस बोलता है कि भले ही मैश तुमने आज ये बैटल जीत ली हो, लेकिन इस चीज को तुम एक वार्निंग के हिसाब से देखना और मैं श्योर हूँ कि इनोसेंट जीरो तुम्हारे लिए फिर से आएंगे, जो कि इस मैजिकल वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिमिनल है और उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मैजिकल पावर में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल हो। इसलिए उन्होंने लॉर्ड एबल को हायर किया था ताकि वो एक ऐसा बंदा ढूंढ सके और वो इसके बदले लॉर्ड एबल को पावर गिफ्ट किए थे। और इसी के कारण उनके फेस पे एक और थर्ड मार्क जनरेट हुआ था। और अगर किसी के फेस पे नेचुरली 3 मार्क होंगे तो वो लॉर्ड एबल से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि वो लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो तुमसे कनेक्टेड जरूर है, तो इसलिए वो लोग तुम्हें लेने फिर से जरूर आएंगे। तभी हमें फिर से बाहर वही बंदा दिखाया जाता है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मैश के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा था और वो साबित करना चाहता था कि मैश को मैजिक नहीं आता और वो बाहर गेट के सामने खड़ा था। और वो जैसे ही रूम में झांकता है तो दिखता है उसे मैश और एबिस दोनों दोस्त की तरह एक जगह पे बैठे होते हैं और उसे ये देख के तो बिलीव ही नहीं होता। और तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पीछे घूम के देखता है उसके पीछे एबल खड़ा होता है और उसे देख के एबल पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुनते ही आप लोग भाई मानोगे नहीं उस बंदे की क्या हालत होती है और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक बर्ड आता है और वो मैश को चिट्ठी दे के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैश उस चिट्ठी की मदद से एक जगह पे जाता है और वो ब्यूरो ऑफ मैजिक जगह होती है और वहाँ पे
उसकी मुलाकात ब्यूरो ऑफ मैजिक के वाइस प्रेसिडेंट से होती है। उसका नाम था ब्लेस मिनिस्टर और वो मैश को कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर अभी एक इमरजेंसी इंक्वायरी बिठा रहा हूँ और हमें ये पता चला है कि तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, जो कि एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। और इसके बाद वो बताने लग जाता है कि ये पूरा वर्ल्ड गॉड ने बनाया है और गॉड ने ही यहाँ पे सभी इंसानों को मैजिकल पावर गिफ्ट किया है और तुम्हारे पास एक मैजिकल पावर नहीं है तो तुम इस सिस्टम में एक बग की तरह काम करोगे और जितना जल्दी हो सके हमें तुम्हें यहाँ से हटाना होगा। मैश अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन ब्लेस और भी ज्यादा भड़क जाता है और तभी वहाँ पे उसे एक बंदा इंटरप्ट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो पोटेंशियल है। और ये बंदा और कोई नहीं डिवाइन विजनरी रायन ग्रेज था। तभी वो बंदा कहता है कि देखो मैश, इस वर्ल्ड में कुछ रूल्स है और ये रूल्स मेजोरिटी के हिसाब से ही एग्जिस्ट करता है और अगर तुम्हें भी यहाँ पे रहना है तो इस रूल्स को फॉलो करना होगा और वो चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इसके बाद वो मैस्ले के सामने एक कैंडल रख देता है, तुम इस कैंडल को बिना टच करे जलाओ और तब हम मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर एग्जिस्ट करता है। तभी मैश आगे बढ़ने लगता है और अपने मैजिकल स्टिक को जमीन के साथ घिस के काफी तेज से रगड़ने लगता है और वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ का पूरा एरिया फ्लेम से भर जाता है और वो जो कैंडल था वो भी जल जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे सभी का होश उड़ जाता है। तभी मैश कहता है कि मैं भी उन मेजोरिटी में आऊंगा अपने फिस्ट के दम पे। तभी हमें काफी सारे डिवाइन विजनरी दिखाए जाते हैं जो कि मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्टूडेंट आया था और उन्हें वहाँ पे उसे पनिश्ड करना था और वो और कोई नहीं मैशले होता है। और तभी हमें मैश को दिखाया जाता है, तभी उसकी पूरी बॉडी पे अचानक से एक रेत का टोर्नेडो आता है और जैसे ही मैश पीछे घूम के देखता है तो उसके सामने काफी सारे डिवाइन विजनरी खड़े थे और इवन जो ब्लेस था वो भी एक टाइम के लिए वहाँ पे डर गया था। तभी डिवाइन विजनरी ऑर्डर मैश को कहता है, देखो मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और तुम मैजिक एकेडमी में भी हो लेकिन तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता और इन सब के बाद मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। और ये सुनने के बाद मैशले भी वहाँ पे डर जाता है लेकिन तभी वहाँ पे ब्लेज आता है और तभी ब्लेज के शरीर से एक अलग सा ही नेगेटिव ऑरा निकल रहा था और वो कहता है कि ये चीज तुम नहीं कर सकते और मैं हूँ इनोसेंट जीरो और ये लड़का मुझे चाहिए। और ये सुनने के बाद मैश कहता है, भाई मैं किसी के पास नहीं जाने वाला। लेकिन इनोसेंट जीरो का नाम सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी मिस्टर ब्लेस कहता है कि हम ये सब मजाक नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज इनोसेंट जीरो के पास से ही आ रहा है। हमने एक पैरासाइट इस ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दिया है और ये मैगी पैरासाइट होता है। और इसका नाम सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक टाइप का पैरासाइट होता है जो कि किसी भी बंदे के बॉडी में चिपक सकता है और वो उस बंदे के ऊपर ही फीड करेगा और वो बंदा वो सभी काम करेगा जो कि ये पैरासाइट चाहे। और कोई भी अगर इस पैरासाइट को हटाने को चाहेगा तो ये पैरासाइट उसी के ऊपर अटैक करेगा। और ये सब चीज रियो ऊपर से देख रहा था और तभी वो कहता है, इसका मतलब तो तुम सच में ब्यूरो ऑफ मैजिक के साथ एक वॉर डिक्लेयर करना चाहते हो और वैसे भी मैं इस वॉर को बहुत पहले ही करना चाहता था। और तभी वो नीचे आता है और कहता है कि मैं इस पैरासाइट को हटाता हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने उसे हटाने की कोशिश की तो ये पैरासाइट तुम्हारे ऊपर ही हमला करेगा। लेकिन अपना मैशले भाई तो एकदम अलग ही, उसने पहले ही पैरासाइट को हटा दिया था। तभी वो पैरासाइट मैशले के मुंह के अंदर से उसके पेट के अंदर घुसने लगता है और तभी मैशले उल्टी करता है और वो पैरासाइट उसकी बॉडी से बाहर निकलता है। और इस पैरासाइट का शेप काफी ज्यादा अजीबोगरीब था और वो लेडी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और पूछती है कि ये तुमने कैसे कर दिया। तभी मैशले बताता है कि उसने इस पैरासाइट को अपनी जीभ की मदद से उल्टा सीधा घुमा दिया। और ये सुनने के बाद भाई उस लड़की की हालत तो आप लोग स्क्रीन पे इमेज में ही देख रहे होगे कि किस तरीके की हो गई थी। और ये सब देख के रियो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है लेकिन ऑर्डर अपनी बातों पे अड़ा हुआ था और तभी कहता है कि अगर तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता तो तुम्हें मरना होगा। तभी वो बोलता है कि चलो यहाँ से। और तभी मैशले कहता है कि मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलाने वाला। और ये सब सुनने के बाद ऑर्डर को काफी गुस्सा आता है और वो अचानक से मैशले के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और वो मैशले पे अटैक करने ही वाला था कि तभी रियो बोलता है कि रुक जाओ, तुमने अभी तक मेरा ओपिनियन नहीं सुना। और तभी ऑर्डर कहता है, मुझे तुम्हारे ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने रूल्स के हिसाब से ही काम करने वाला हूँ और रूल्स के अकॉर्डिंग इसको अभी मरना होगा। और वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड आके गिरता है। और तभी मैशले कहता है, अरे इस स्वॉर्ड को मैंने कहीं तो देखा है। और तभी उस हॉल में एंट्री होता है मिस्टर वेलबब और डिवाइन विजनरी रायन का। तभी हेडमास्टर कहते हैं, डिवाइन विजनरीज मुझे पता है कि तुम लोग अभी मैशले को सजा देने वाले हो, लेकिन क्या कुछ टाइम तुम इसे अपने साइड में रख सकते हो? मुझे पता है कि मैशले ने गलती किया है लेकिन इनोसेंट जीरो ने कभी भी इतना डेस्परेट होके एक मैसेज नहीं भेजा है और मुझे पक्का पता है कि ये हमें इनोसेंट जीरो के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे इतनी जल्दी खो दूं। तभी मैशले बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि हेडमास्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी ये सुनते ही रियो कहता है, सीरियसली तुम्हें नहीं पता कि हेडमास्टर कितने बड़े डिवाइन विजनरी थे? जब वो यंग थे तो वो अकेले इनोसेंट जीरो के अगेंस्ट में खड़े थे। वो एक लिविंग लेजेंड है और जब वो बात करे तो तुम बस सुनना, बीच में कुछ मत बोलना। तभी ऑर्डर कहता है कि मिस्टर वेलबब मैं आपकी बातों को समझता हूँ लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मान सकता क्योंकि रूल्स सभी के लिए सेम बनाए गए हैं। तो मैं
एक बंदे के लिए इस रूल को नहीं तोड़ सकता। और इसके बाद जो हेडमास्टर होते हैं वो अपनी कैप उतारते हैं और सर नीचे झुकाते हैं और ये देख के सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैशले के पास पावर नहीं है, लेकिन उसके पास एक गिफ्ट है, वो है उसकी मसल्स, और अब हमारे वर्ल्ड को चेंज होना होगा और ये सब चीज केवल मैच ही कर सकता है। मुझे पता है कि हम जिन लोगों को मैजिक यूज करना नहीं आता उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, हम उन्हें एक कीड़े के समान मानते हैं, लेकिन मुझे ये हजम करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो भी हमारी तरह एक ह्यूमन है। हमें ये मानना होगा कि हमने नॉन ह्यूमन इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस किया है। और ये सब सुनने के बाद ऑर्डर फिर से कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, मैं आपकी पोजीशन को भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मान सकता हूँ। और तभी जो डिवाइन विजनरी रैन था वो भी नीचे झुक जाता है और कहता है कि मैं हेडमास्टर की बात को मानता हूँ और मैशले ने अपने आप को प्रूव भी किया है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे जितने भी डिवाइन विजनरी थे वो अपने बात पे अड़े हुए थे और हम अपने रूल्स को चेंज कर देंगे तो पब्लिक हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी ऑर्डर कहता है कि तो बस अब बहुत हो गया, हमें अपने इमोशन को साइड में रखते हुए जिनके पास पावर नहीं है उन्हें खत्म करना होगा। तभी पीछे से ब्लेस आता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी बातों को एग्री करता हूँ कि जिनके पास पावर नहीं है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। गॉड ने हमें मैजिक एज अ गिफ्ट दिया है और जिनके पास ये नहीं है वो इंसानों के नाम पे धब्बा है, बट उसी इंसान ने जिसके पास पावर नहीं है उसने आज मेरी जान बचाई है। तो ऑर्डर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जो पनिशमेंट मैश को देने वाले थे वो पनिशमेंट तुम मुझे दे दो। और इसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ऑर्डर कहता है ठीक है, तुम्हारे इतने कहने की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैश के ऊपर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी ताकि वो इनोसेंट जीरो के सामने एक प्रॉपर टूल बने रहे और उसे अपने आप को प्रूफ भी करना होगा। और उसे अपने आप को प्रूफ करना होगा, उसे अपनी ताकत की मदद से डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट बनना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो मैं उसे मार दूंगा। और इसके बाद मैशले बोलता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और तभी वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और बोलता है कि मैं इसी हाथ से इनोसेंट जीरो को खत्म कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इनोसेंट जीरो का कैसल दिखाया जाता है और उसकी हल्की सी झलक भी दिखाई जाती है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैशले दिखाया जाता है अपने दोस्तों के साथ और वो अपने दोस्तों को भी बताता है और उनके दोस्त भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि मैशले अब इनोसेंट जीरो के अगेंस्ट भिड़ने वाला था। तभी डॉग बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि क्या हमें थोड़ा फन करना चाहिए। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिंग ऑलरेडी पहुंचा होता है और वो उन सबका वेट करता है और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे कपड़े पहन के आएंगे। और तभी वहाँ पे एक बंदा नाइट का आर्मर पहन के आता है और ये बंदा और कोई नहीं डॉट होता है। और तभी डॉट कहता है कि फन भी एक तरीके का बैटल है और फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत सोचता है कि पागल वागल है क्या। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पे मैशले आता है और जिससे एप्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, मैशले वो लेके आया था और वो वहाँ पे भी वर्कआउट ही कर रहा था। तभी मैशले बताता है कि मैं कभी भी दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं गया तो मुझे नहीं पता था कि क्या पहनना चाहिए और फिन को तो समझ ही में नहीं आ रहा होता कि मेरे कैसे दोस्त है। और तभी वहाँ पे लेंस आता है और लेंस ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे तो फिन सोचता है कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन भाई नहीं, लेंस भी एक नंबर का छपरी है। उसके टी शर्ट के ऊपर उसकी बहन की फोटो छपी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा था। फिर उसके बाद वो लोग मजे करने के लिए जाते हैं और वो लोग डांट फेंकने वाला होता है ना, जो निशाना लगाते हैं और गिफ्ट मिलता है, वहाँ पे जाते हैं। वो भी मैजिकल था। वहाँ पे एक पोला बैठा हुआ था जिसके नाक में तिल्ली करना था और वो छींकता तो वो डांट बन के सीधा एरो पे लगता। और तभी मैशले बोलता है कि इस कोला को मैं टिकल करने जाऊंगा और वो टिकल करता है। वो एरो जो था वो अपने निशाने पे तो नहीं लगता लेकिन डॉट के सर के एकदम बीचों बीच लगता है। और अगले ही पल में डॉट बोलता है कि रुक जाओ, अब मेरी बारी आई है। और अगले ही पल में डॉट जाता है वो ट्राई करने और डॉट के साथ भी वही चीज सेम होता है। वो निशाना गलत जगह लगता है, वो सीधा जाके मैशले के सर पे लगता है। फिर इसके बाद मैशले डॉट को पीटने लगता है और तभी लेंस बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी फिंग बोलता है कि मुझे एक जादुई छड़ी चाहिए क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने का जो सिलेक्शन एग्जाम है उसको थोड़ा डिले कर दिया है इनोसेंट जीरो की वजह से। ये हमारे लिए बढ़िया ही है, इस कारण हम और भी ज्यादा कॉइन्स को इकट्ठा कर पाएंगे और जो फाइनल राउंड होगा मैशले, मैं तुम्हें वहाँ पे बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं और मुझे मेरी बहन के लिए बहुत ही पावरफुल डिवाइन विजनरी बनना है। फिर वो लोग एक बहुत ही पॉपुलर बैंड शॉप पे जाते हैं। फिर सभी लोग अपने लिए एकदम परफेक्ट जादू की छड़ी उठाते हैं और फिंग को भी उसकी छड़ी चुन लेती है। तभी दुकानदार बोलता है कि जादू की छड़ी हमारा एक बॉडी पार्ट बन जाता है जो कि हमारे मैजिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। फिर उसके बाद लेंस को भी उसकी मैजिकल छड़ी चुन लेती है। तभी दुकानदार मैशले से पूछता है कि तुम्हें कौन सी बैंड चाहिए और तभी मैशले पूछता है कि वो सामने कौन सी छड़ी रखी हुई है और वो एकदम जमीन के नीचे धसी हुई थी। तभी दुकानदार बोलता है कि ये छड़ी तो हजारों सालों से इस दुकान में पड़ी हुई है और ये इतना ज्यादा हैवी वेट है कि इसको आज तक किसी ने भी उठा नहीं पाया है। कहा जाता है कि इसके नीचे एक एल्फ वाटरिंग स्प्रिंग बहता है और वो वाटर स्प्रिंग इतना ज्यादा मैजिकल है तो उससे तुम एक बहुत ही पावरफुल छड़ी बना सकते हो। लेकिन ये सब चीजें एक मिथ है क्योंकि हजारों सालों से ये छड़ी यहीं पे है और इसको किसी ने भी नहीं उठा पाया है। और इसके बाद आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या हुआ। हाँ, मैशले जब तक वो बता रहा होता है उतने में जाके वो छड़ी उठा भी लेता है और सच्ची में उसके नीचे से पानी का झरना बाहर निकलता है और ये देख के दुकान वाला काफी हैरान होता है और सभी को वहाँ पे उसकी मैजिकल छड़ी मिल जाती है सिवाय लेंस के, क्योंकि उसको कोई परफेक्ट छड़ी नहीं लग रही थी। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें लेमन और टॉम ज्वाइन करते हैं। फिर इसके बाद वो लोग मस्ती
करते हैं, खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तभी मैशले कहता है कि हमें फिर से यहाँ पे कभी आना चाहिए और इसके बाद सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि जरूर हम यहाँ पे जरूर आएंगे फिर से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने गोल्ड कॉइन्स को गिन रहा होता है और उसके पास टोटल 7 कॉइन्स होते हैं और लेंस ये सब देख के काफी खुश होता है क्योंकि सिलेक्शन के लिए 7 ही गोल्ड कॉइन चाहिए थे। तभी मैशले डिवाइन विजनरी रायन के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे घर जाना है थोड़ी देर के लिए। तभी रायन पूछता है कि तुम्हें इस टाइम पे घर क्यों जाना है। तभी हमें ऑर्डर दिखाया जाता है जो कि किसी के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और उसे बताता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी बंदे के पास पावर नहीं है और वो अब डिवाइन विजनरी बनने वाला है और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि वेलवब के दिमाग में क्या चल रहा है और दिन प्रतिदिन वो अपने डिसीजन को बहुत ही बेकार करते जा रहा है। तो मैं तुम्हें सीधा सीधा कहता हूँ कि तुम मैशले को डिवाइन विजनरी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोको। और उस व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा होता है बट मैं आपको बता देता हूँ, मार्गरीटा इसका नाम है, शॉर्ट नेम। तभी मार्गरीटा कहता है कि तुम मेरे से बहुत ही कम टाइम हेल्प मांगे हो लेकिन मैं किसी भी अरे गहरे बंदों के साथ लड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे जो मेन चीज चाहिए है वो है मजा, मुझे लड़ने के बाद मजा आना चाहिए। तभी ऑर्डर कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हें भरपूर मिलने वाला है। और इसके बाद ऑर्डर बताता है कि उसने एबल को भी हरा रखा है जिसके पास काफी सारे कॉइन्स थे और वो बंदा कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, एबल उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन तभी ऑर्डर बताता है कि ये सब उसने बिना मैजिक के किया है और ये बात उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था और वो पियानो बजाते टाइम एकदम क्रीपी सा म्यूजिक बजाता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होते हुए नजर आता है और हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे फाइनली पहुंच जाता है और उसके पापा मैशले को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे मैशले के साथ उसके सारे दोस्त भी आए थे और ये देखने के बाद तो उसके पापा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि मैशले ने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी दोस्त नहीं बनाए थे। तभी डॉट कहता है कि आप चिंता मत करो, हम मैशले के दोस्त से भी बढ़ के बहुत कुछ है और हम है इसके राइवल। और ये सुनने के बाद उसके पापा सोचते हैं भाई दोस्त तो बना नहीं है ढंग से, राइवल पहले ही बन गए। तभी लेमन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और पता है क्या बोलती है वो, ससुर जी मैं आपकी बहू हूँ। भाई देख रहे हो बहू बन गई वो। और ये सुनने के बाद मैशले के पापा की हालत तो आप लोग देख ही रहे होगे कैसी हो गई। फिर इसके बाद डॉट लेंस के पापा को एक गिफ्ट देता है और फिर इसके बाद लेंस पता है आपको क्या गिफ्ट देता है, एक टी शर्ट गिफ्ट करता है जिसमें उसकी बहन की पिक्चर बनी होती है। और सब वहाँ पे काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे लेकिन फिन मैशले के पापा के साथ साइड में खड़ा था। तभी मैशले के पापा कहते हैं कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैशले के बहुत सारे दोस्त बने लेकिन ये आज तक कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया है कि मैशले के इतने अच्छे दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा रहे। और तभी फिन कहता है कि हाँ हम हमेशा मैशले के दोस्त रहेंगे। तभी मैक्रोन एबल को हराने के लिए जा रहा होता है लेकिन वो सोचता है कि एबल से पहले किसी एक और बंदे को हरा देता हूँ और वो कोई नहीं मैशले होता है। और तभी आसमान से काफी सारे तलवार गिरते हैं और इस तलवार से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन है, यह है डिवाइन विजनरी रायन। तभी मैक्रोन कहता है कि क्या तुम इन लोगों को सेव कर रहे हो और क्या तुम इन लोगों के बॉडीगार्ड हो। तभी रायन कहता है कि नहीं, मुझे जंगलों से कुछ गंदे हंसी की आवाज आई तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था। और मैक्रोन इसके बाद काफी क्रीपी तरीके से रायन को देखता है और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ साल पहले एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मिडिल स्कूल डिवीजन लेवल पे और इसका एक ही रीजन था 13 से 15 साल की उम्र में कोई बढ़िया जादूगर हो उसको बाहर निकालने के लिए। और हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जो कि अकेले ही सारे जादूगरों को हरा देता है और इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर पता लगता है कि उसने अपनी एज गलत बताई थी और उस टूर्नामेंट में 13 से 15 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे लेकिन उसकी एज उस टाइम पे केवल 9 साल की थी और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मार्गरेट मैक्रोन ही था। तभी मार्गरेट कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे मैशले को फिनिश करने आया था लेकिन कोई बात नहीं, अपने स्कूल के डिवाइन विजनरी को भी हरा दूंगा। और तभी वो अपना पियानो निकालता है और उसे बजाने लगता है और काफी देर तक बजाता है। और तभी रायन कहता है कि क्या ये पियानो बजाने से कुछ यहाँ पे होने वाला है। तभी मार्गरेट कहता है कि सभी को डिवाइन विजनरी नहीं बनना और मुझे डिवाइन विजनरी का टाइटल नहीं चाहिए, मुझे केवल स्ट्रेंथ चाहिए और देखते हैं तुम ज्यादा पावरफुल हो या फिर मैं ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद रायन अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट अपने साउंड की पावर से अटैक करता है और दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे अपने साथियों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था और मैश एक ही जगह पे अटका हुआ था और उस जगह पे लिखा हुआ था कि मैशले को मैजिक करना नहीं आता और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है वहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोचता है कि हम लोग हमेशा साथ में ऐसे ही रहे। और फिर से हमें जंगल की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे मार्गरेट अपनी मैजिकल पावर से रायन के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है। तभी वो कहता है देखो रायन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पे स्पेल का यूज नहीं करता क्योंकि तुम कोई भी अटैक करोगे वो तुम्हारे ऊपर ही पलटवार करेगा। तभी मार्गरेट का केवल एक रीजन है, वो है बोरियत। किसी को भी अपनी लाइफ में बोरियत नहीं चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में केवल रश चाहिए। और सच बताओ तो तुम मुझे अभी काफी बोर कर रहे हो और तुम मेरे डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते, तो इसीलिए तुम साइड में हट जाओ और मुझे मैश के पास जाने दो। तभी रायन कहता है कि मैश एक बहुत ही डिफरेंट बंदा है और वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करने वाला है। और तभी उसके आसपास बहुत ही अजीब सी वाइब आने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नरे का सीन दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर के पास जाती है और बताती है मार्गरेट्स और रायन के बीच में एक बैटल हो रहा है और दोनों ही
काफी ज्यादा पावरफुल है और मार्गरेट ने अपनी मर्जी से ही डिवाइन विजनरी का टाइटल नहीं लिया है और कुछ भी हो जाए बट इस लड़ाई को रोकना होगा। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर वेलबब कहते हैं रायन सबको संभाल लेगा। और तुम्हें क्या लगता है फेस पे जो मार्क है उससे क्या डिनोट होता है? तभी नरे बोलती है कि मुझे तो इतना ही पता है, जिसके फेस पे जितना ज्यादा लाइन होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हेडमास्टर बताते हैं कि ये जो हमारी एकेडमी है ये काफी ज्यादा पुरानी है और हमारे पास काफी ज्यादा डबल लाइनर्स है, लेकिन ट्रिपल लाइनर्स बहुत ही कम है। और जो ट्रिपल लाइनर होते हैं उन्हें गॉड खुद चूज करते हैं और उनकी पावर एकदम एक्सेप्शनली होता है। जो सबसे यंग बंदा है जिसके पास 3 लाइन है वो और कोई नहीं बल्कि रायन एम्स ही है। और तभी हमें रायन दिखाया जाता है जिसका 3rd लाइन दिखता है और लिटरली वो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा होता है। और ये सब देखने के बाद तो मार्गरेट भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ मैश जो कि अपने दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था, लेकिन फिर वो बाहर जाता है घूमने के लिए और तभी वो जंगल में भाग के जाता है और सोचता है कि अब मुझे यहाँ पे शायद कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और तभी वो वहाँ पे क्रीम पफ निकालता है और बोलता है कि अब तो मैं इसे अकेले ही खाऊंगा। और तभी उसे दिखाई देता है कि मार्गरेट और रायन आपस में लड़ रहे होते हैं। और तभी मार्गरेट सोचता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि जिसे गॉड ने खुद चूज किया है, मुझे उसके साथ बैटल करने का मौका मिल रहा है। और मेरा हाउलिंग साउंड जो है वो काफी तेज एक्सप्लॉइट करने वाला है जैसे ही वहाँ पे कोई भी साउंड होता है। और तभी रायन बोलता है कि तुम ऑर्डर के आदेश पे यहाँ पे आए हो ना। और ये सुन के वो थोड़ा बहुत हैरान होता है। और तभी रायन कहता है कि तुम जिसको मारने के लिए आए हो मैश, उसको जादू करना बिल्कुल भी नहीं आता। और अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी लाइफ को कोसता और सोचता कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ, लेकिन मैश ऐसा नहीं है, वो फाइट कर रहा है अपनी किस्मत के अगेंस्ट। और ये सब सुनने के बाद भी मार्गरेट कहता है कि मुझे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो उसके पीछे 2 चेले थे वो बोलते हैं मार्गरेट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस डिवाइन विजनरी के सामने, लेकिन कहीं ये इनके ऊपर भारी ही ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ में मार्गरेट दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उस बैटल को लेके। और मार्गरेट अपने साथियों के साथ मिलकर म्यूजिक की मदद से बहुत ही पावरफुल अटैक करता है रायन पे। और तभी मार्गरेट कहता है कि अब तो तुम्हें स्पेल कास्ट करना ही होगा। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें नरे दिखाया जाता है और वो मिस्टर वेलबब से पूछती है कि ट्रिपल लाइनर और डबल लाइनर की पावर में डिफरेंस क्या है। और तभी मिस्टर वेलबब बताते हैं जो ट्रिपल लाइनर होते हैं उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है और जिसकी मदद से वो अपने वॉन्ड को अवेक कर सकता है एक ट्रू फॉर्म में, और वो गॉड का ही गिफ्ट होता है। और वो अपनी छड़ी की मदद से गॉड की पावर को सम्मन कर सकता है। और हमें दूसरी तरफ रायन दिखाया जाता है और रायन इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट करता है कि मार्गरेटा का जो हाउलिंग साउंड था और जो स्पेल था वो दोनों एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसका जो छड़ी होता है वो एकदम से शेप बदल लेता है। और ये देख के तो मार्गरेटा भी वहाँ पे हैरान हो जाता है। और रायन एकदम से मार्गरेट के ऊपर अटैक करता है और वो उस अटैक को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और धमाका खत्म होने के बाद मैशले आता है और वो रायन को बोलता है कि अब तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना होगा। और तभी रायन बोलता है कि थैंक यू बोलने की क्या बात है, यहाँ पे मैं तो केवल एक बनीज के साथ खेल रहा था। और ये सुनने के बाद मैश सोचता है कि रायन को बनीज के साथ खेलना पसंद है। और तभी रायन बोलता है कि सिलेक्शन एग्जाम बहुत ही नजदीक है और तुमने जो चैलेंज किया है वो आज तक इस वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया है और तुम हार नहीं सकते, तुम्हें इसे जीतना ही होगा। और फिर उसके बाद रायन वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जिसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बट उसके जो साथी थे वो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। और उससे पता चल जाता है कि ट्रिपल लाइनर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो अभी भी अटैक कर सकता था और उसे हरा सकता था, लेकिन उसने अपने साथियों का जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा और इसलिए वो पीछे हट गया। और माफ हुआ है, कोई बात नहीं। और कहानी में तो तब ट्विस्ट आता है जब बताया जाता है कि इनके पीछे 3 मॉन्स्टर रहेंगे जो कि इन्हें हंट करेंगे। और ये सुनने के बाद तो भाई फिन की वहाँ पे फट जाती है कि कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला था और कोई चीटिंग ना करे, इसलिए हमें मैजिकल मिरर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि उन पे निगरानी रखेंगे। तभी कंपटीशन स्टार्ट होता है और वहाँ पे एक सीक्रेट डोर आता है और वो सभी को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। फिर इसके बाद सभी लोग अपनी की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे फिंग की तो हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है, वो भी अपना की ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे वो बीस्ट अपीयर होता है और तभी वो बंदा अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है, लेकिन उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। और तभी हमें पता लगता है ये जो बीस्ट है इनके ऊपर मैजिकल पावर यूज नहीं हो सकती है। और तभी वो बीस्ट अपने एक्स की मदद से उस प्लेयर पे अटैक करता है। और तभी एंकर हमें बताती है कि जैसे ये बीस्ट अपने हथियार से किसी भी प्लेयर को टच करेगा तो उसको काफी ज्यादा दर्द होगा, मतलब कि मैक्सिमम लेवल का दर्द होगा और साथ ही वो इस गेम से भी बाहर हो जाएगा। और वो बंदा गेम से बाहर हो जाता है और फिंग की तो वहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी बाकी बंदे सोचते हैं कि उन्हें अपने मैजिक का यूज उस बीस्ट को हराने के लिए नहीं बल्कि उस की को ढूंढने के लिए लगाना होगा। तभी वो लड़की बताती है कि तुम लोग एकदम सही सोच रहे हो, अगर तुम किसी खराब सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम किस तरीके से वहाँ से निकल पाओगे, ये टेस्ट केवल उसी को जांचने के लिए हो रहा है। और तभी वही बीस्ट मैस के पास आ जाता है, लेकिन मैस एक पंच कस के मारता है उस बीस्ट को और वो बीस्ट वहीं पे गिर जाता है। और ये चीज देख के तो लिटरली वहाँ पे सबकी हालत खराब हो जाती है और जो बंदा एलिमिनेट हो गया था वो भी ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी बीस्ट वापस से उड़ जाता है और तभी वो लड़की बताती है कि इस बीस्ट के ऊपर कितना भी अटैक कर लो लेकिन ये जल्दी से अपने आप को हील कर लेता है। और ये सुनते ही मैशले वहाँ पे पता है क्या करता है, काफी तेज भागना शुरू कर देता है। तभी अचानक से मैशले के ऊपर एक मैजिकल स्पेल यूज होता है
और वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और ये मैजिकल स्पेल उसके ऊपर किसी और ने यूज किया था। इसके बाद बीस्ट वहां से चला जाता है और फिर दोनों बंदे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं और तभी वो बंदा अपने पावर्स को एक्सप्लेन करने लगता है कि वो किसी भी चीज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। और इसके बाद पता है मैशले के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो अपने क्रीम पफ को बड़ा करवाएगा। तभी मैशले उसकी जान बचाने के लिए उसको थैंक यू बोलता है। तभी वो बंदा बोलता है कि क्यों ना हम टीम अप करके जल्दी से उस की को ढूंढ ले और इसके लिए मैशले मान जाता है। और तभी वो बंदा सोचने लगता है कि की कहाँ पे हो सकता है और इतनी नॉलेज देख के मैशले का तो वहाँ पे दिमाग ही खत्म हो जाता है और मैशले का तो वहाँ पे हालत ही खराब होने वाला था। तभी वो बंदा बोलता है कि अब हम इसी बीस्ट को फॉलो करेंगे और फिर हमें डॉट दिखाया जाता है जिसके पीछे वो बीस्ट भाग रहा था। डॉट काफी तेज भाग रहा था और हमें फिन भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठ के रो रहा था। भाई इसका काम सिर्फ रोने का है पूरे एनिमे सीरीज में। फिर हमें मैशले और वही बंदा दिखाया जाता है जो कि एकदम आराम से छिपते हुए उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो बैलून होता है। और तभी वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और नोटिस करते हैं कि बैलून के नीचे एक इन्फ्लेटर भी लगा हुआ था। तभी मैशले बोलता है कि क्यों ना हम इस बैलून को और भी ज्यादा फुला दे जिस वजह से बैलून ब्लास्ट करेगा और हमें वो की भी मिल जाएगी। तभी मैशले उस बैलून को टच करने वाला होता है और वो बंदा उसे मना करता है लेकिन वो टच कर देता है। तभी वहाँ पे काफी तेज साउंड बजता है जिस वजह से बीस्ट उनके पीछे पड़ जाता है। तभी वो दोनों एक जगह पे जाके प्लान बनाते हैं कि हम इन्फ्लेटर को छुएंगे नहीं और सीधा बलून को ही फोड़ देंगे। और वो वहाँ पे बलून को टच करते हैं लेकिन फिर से वहाँ पे हॉर्न बजता है और बीस्ट उनके पीछे पड़ जाता है। और तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इस इन्फ्लेटर को ही फाड़ दे और इन्फ्लेटर के फटते ही वहाँ से की नीचे गिर जाएगी। और वो लोग वैसा ही करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें की नहीं मिलता क्योंकि की बैलून के अंदर ही होती है। और फिर वो अपना फाइनल मूव यूज करते हैं जिसमें वो बंदा बैलून को फुलाता है। जो हमारा मैशले होता है वो बैलून के नीचे इतनी तेज घूमता है कि वहाँ पे एकदम टोर्नेडो बन जाता है और इस वजह से वो बैलून काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और तभी की वो बैलून फूट जाता है और वो की मैशले के हाथ में आ जाती है। और भाई और वो जो टोर्नेडो वाला सीन था ना जो कि मैशले ने किया था, ये देख के ऑडियंस की तो हालत ही खराब हो गई थी कि ये कैसे कर लिया मैशले ने। और लेंस ने भी उस की को हासिल कर लिया था, डॉट ने भी उस की को हासिल कर लिया था और उनके साथ और भी बहुत सारे बंदों ने इस की को हासिल कर लिया था। और फिर हमें फिन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और एक दीवार के पीछे छिपा हुआ था। तभी उसके पास डॉट आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी की को हासिल करने में। और यहाँ पे आप लोग एक बार डॉट की हालत देखो और ये फिन की मदद करेगा। तभी मैशले और उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैश बोलता है कि तुम्हारे वजह से ये की हमें मिली है तो ये तुम ले सकते हो। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो तो इस की को तुम ही रखो। और तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में रायन ने सब कुछ बताया है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मुझे पता चल चुका है कि की को कैसे हासिल करना है तो मैं अपने लिए भी एक की ढूंढ लूंगा और वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो एक जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और मैशले वहाँ पे थैंक यू बोल के चला जाता है। और तभी उस बंदे के पीछे से कोई अटैक करता है और उसके फेस से ब्लड भी निकलने लगता है और ये बंदा और कोई नहीं ऑर्का डोम का मेंबर कार्पिकियो था। और फाइनली मैशले वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे डॉट और फिन पहले से ही थे और उनकी हालत देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। तभी फिन उसके पास आता है और बोलता है कि मैशले मुझे नहीं लगता कि तुमने बिना मैजिक के उस बलून को फोड़ा होगा। और तभी मैशले बोलता है कि मैंने नहीं, किसी और ने मेरी मदद की थी और उसी ने मुझे ये की दिया है। और तभी गेट खुलता है और एंकर बोलती है कि हमारे इस गेम का लास्ट बंदा जो कि अब आने वाला है और यहाँ पे वही बंदा होता है लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो तभी नीचे गिर जाता है। और लास्ट बंदा वो नहीं कार्पाकियो था और वो अंदर आते ही उसके सर पे पांव रख के कुचलने लगता है और कहता है कि वीक बंदों का यहाँ पे जरूरत नहीं है। और तभी मैशले उसके पास आता है और बोलता है कि अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हारे फेस पे एक पंच करूंगा। और ये सुनते ही कार्पाकियो मैशले की तरफ बढ़ता है और उसको एक लड़की आके पानी का गिलास देती है और कार्पाकियो वो पानी का गिलास जो होता है वो मैशले के मुंह पे फेंक के मारता है। और मैशले तो एकदम अलग ही बंदा होता है, वो पानी को मिला के शेक करता है और बोलता है कि ये तो टाइम था मेरा प्रोटीन पाउडर पीने का। और ये देख के सारे लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कार्पाकियो था वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। तभी मैशले बोलता है कि तुम मुझे वीक बोल रहे हो लेकिन शायद इस दुनिया में मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बंदा नहीं होगा। और ये सुन के तो कार्पाकियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कार्पाकियो मैशले की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जो होस्ट होती है वो बोलती है कि अभी लड़ने का टाइम नहीं है, भड़ास तुम अगले राउंड में उतारना। तभी हमें 3 फिगर देखने को मिलते हैं और 3-3 के प्लेयर में ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। और जो मैच का ग्रुप होता है उसमें डॉट और फिन होता है। और जो नेक्स्ट राउंड होता है उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है द लाइफ ऑफ क्रिस्टल। और इस गेम में सभी के पास एक एक क्रिस्टल होगा और दूसरी टीम के बंदे क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करेंगे और जिसका भी क्रिस्टल टूट जाएगा वो टीम बाहर हो जाएगा। और इतनी सारी बातें सुन के तो मैशले का दिमाग ही हैंग हो जाता है। और तभी आसमान से क्रिस्टल नीचे आता है और फिन अपना क्रिस्टल पकड़ता है और बोलता है कि इसी क्रिस्टल से हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। और तभी फिन को वहाँ पे कुछ टूटने की आवाज आती है और जब वो मैशले की तरफ देखता है तो भाई उसने कांड कर दिया। मैशले के हाथ से उसका क्रिस्टल छूट जाता है और टूट जाता है। और भाई मैशले नहीं, डॉट कहाँ पीछे रहने वाला है, डॉट के भी हाथ से उसका क्रिस्टल गिर जाता है और वो भी टूट जाता है। और इसका मतलब ये है कि जो मैशले की टीम है उसके 2 क्रिस्टल ऑलरेडी टूट चुके हैं और केवल फिन का क्रिस्टल बचा हुआ है। और कोई भी अगर फिन का क्रिस्टल तोड़ देता है तो पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। और ये सुन के फिन की हालत खराब हो जाती है। और तभी डॉट और मैशले बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों तुम्हारे क्रिस्टल का
बैकअप प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। और सबसे फनी बात पता है क्या थी कि ये था तो टीम बैटल, लेकिन सभी को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट किया जाता है और फिंग कोई अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था। इस मैजिकल वर्ल्ड में 30 एंशिएंट स्वॉर्ड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और ये बॉन्ड अपने मास्टर को खुद ही चुनता है और इसका मास्टर नेचुरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जो भी इसका मास्टर होता है उनके ऊपर गॉडेस का साया रहता है और वो उन्हें एनर्जी देती है। फिर हमें फिन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि उसके पास ना तो मैशले होता है और ना ही डॉट होता है। उसको पता था कि अगर उसका क्रिस्टल टूट जाएगा तो वो उस गेम से बाहर हो जाएंगे और इस कारण मैशले का डिवाइन विजनरी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। और तभी फिन को आवाज आती है और जैसे वो उसे छिप के देखता है तो वहाँ पे वो एक बंदे को घुटने पे बैठा हुआ देख उसके सामने कारपैकियो खड़ा था और वो बहुत गंदी नजरों से उसको देखे जा रहा था। और तभी फिन कारपैकियो के हाथ में एक चाकू घुसा हुआ देखता है और वहाँ पे हैरानी की बात ये थी कारपैकियो उस चाकू को निकालने की जगह अपने शरीर के और अंदर डाल रहा था और इससे दर्द उसे नहीं बल्कि अपोनेंट बंदे को हो रहा था और वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से क्रिस्टल भी गिर जाता है और कारपैकियो उस क्रिस्टल को तोड़ के वहाँ से जाने लगता है और फिंग वो देख के काफी ज्यादा डर जाता है और कारपैकियो से बचने के लिए वहीं पे छिप जाता है और उसको फील होता है कि कारपैकियो वहाँ से चला गया। और जैसे ही वो अंदर की तरफ देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक से कारपैकियो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और वैसे भी तुम रायनेंस के भाई हो ना। और फिर वहाँ पे माफी मांगने लगता है और तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसा बंदा इस एकेडमी में कैसे आ गया और शायद तुम अपने भाई की वजह से यहाँ पे आए होगे, पर वो बात छोड़ो, तुम अपना क्रिस्टल जल्दी से मुझे दे दो। और तभी फिंग सोचता है कि मैं ये क्रिस्टल उसे नहीं दे सकता क्योंकि इस क्रिस्टल पे मैसले की जिंदगी निर्भर करती है। और तभी फिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी छाती से अचानक से खून निकलता है और तभी हमें कारपैकियो दिखाया जाता है जिसके हाथ में वही मैजिकल चाकू होता है। तभी कारपैकियो बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और मुझे वो क्रिस्टल दे दो, नहीं तो तुम्हें काफी ज्यादा पेन फील करना होगा और तुम्हारा कंडीशन भी उस लड़के जैसा हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि इस टूर्नामेंट में केवल 3 ही बंदे हैं जिनसे मैं टक्कर ले सकता हूँ। पहला तो है मैशले जिसको पावर यूज करना आता ही नहीं है, दूसरा लेंस और तीसरा कारपैकियो जो कि इस कॉलेज का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है। लेकिन कारपैकियो को भी कोई डिवाइन विजनरी बनने का शौक नहीं था तो वो इस टूर्नामेंट में क्यों पार्ट ले रहा है, शायद ऑर्डर ने ही उसे बोला होगा। पर कुछ भी हो, कारपैकियो उन्हीं 30 वॉन्ड में से यूज करने वाला एक ओनर है। तभी हमें फिन दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागने के लिए एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और कारपैकियो सोचता है कि इसके स्पेल से क्या होगा, लेकिन वो तो एक डिस्ट्रैक्शन था। फिन वहाँ से भाग चुका था, कारपैकियो उसके पास पहुँचने वाला होता है, लेकिन तभी फिन अपने रियल मैजिक का यूज करता है और कारपैकियो को टेलीपोर्ट करके वहीं पे पहुंचा देता है। और कारपैकियो वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिन वहाँ से भागते ही रहता है और तभी अचानक से फिन के पैर में भी खून निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। तभी हमें कारपैकियो दिखाया जाता है जो कि अपने चाकू को अपने पैर में डाल लिया था और फिन के पैर को कुचलने लग जाता है और फिन वहाँ पे काफी ज्यादा तड़पने लगता है। और इसके बाद भी फिन उसे क्रिस्टल नहीं देता है तो कारपैकियो अपने छाती पे लगातार चाकू मारे ही जा रहा था और इससे फिन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो क्रिस्टल देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और बोलता है कि मैं ये क्रिस्टल तुम्हें नहीं देने वाला। मैं भले ही बहुत कमजोर हूँ पर मैं इतना गंदा इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने दोस्त को अकेले छोड़ दूं। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने दोस्त को बचा के रहूंगा। और वो तभी कारपैकियो पे अटैक करता है लेकिन उससे कारपैकियो को कुछ भी नहीं होता और वो फिर से अपने पेट में चक्कू मारता है और इससे फिर नीचे गिर जाता है। और तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे तुम जैसे बंदों से बहुत नफरत है और तभी वो उस चक्कू को अपने गर्दन पे लगा लेता है। और ये देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस चक्कू से कारपैकियो को तो कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन फिर वहीं पे मारा जाता और कारपैकियो वहाँ पे धीरे धीरे अपना गला काट रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मैशले आता है और एक ही धक्के में उसको दीवार पे चिपका देता है। तभी मैशले कहता है कि तुम चिंता मत करो फिन, मैं आ चुका हूँ। और मैशले को देख के फिन वहाँ पे काफी खुश होता है, लेकिन तभी मैशले के सर से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। और तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता। और तभी हमें वो गॉडेस दिखाई जाती है जो कि कारपैकियो को पावर दे रही थी। और तभी मैशले कारपैकियो के मुंह पे एक जाके लात मारता है, लेकिन वो लात मैशले को ही लग जाता है। और ये देखने के बाद तो फिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी कारपैकियो बताता है कि जो मेरी पावर है वो मुझे बचाता है, क्योंकि जो भी मुझ पे अटैक करता है उसका दर्द उसी बंदे को होगा जो मुझ पे अटैक करेगा। और तभी कारपैकियो फिर उस चक्कू से अपने पाँव पे अटैक करता है और इसका असर मैशले को होता है। तभी कारपैकियो बताता है कि मैं जितना भी पेन फील करता हूँ वो सभी मेरा ये स्वॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये सब मिस्टर वेलबब देख रहे थे और अपने मन में सोचते हैं कि ये उन 30 ओनर्स में से एक है जो कि उस पावरफुल वॉन्ड को यूज करता है और वो इस मास्टर कैन का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। तभी कारपैकियो बोलता है कि मुझे भी पेन फील करना है, लेकिन तुम जैसे कमजोर व्यक्ति मुझे कभी भी पेन फील नहीं करा सकते। और तभी वो लगातार चक्कू अपने शरीर में मारने लगता है और इसका असर मैशले को होता है। और तभी मैशले एक पंच कारपैकियो को जाके मारता है, लेकिन उसका असर मैशले को ही होता है। तभी कारपैकियो बोलता है कि तुम जो कर रहे हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम बस अपने ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहे हो जैसा कि तुम्हारा दोस्त कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो अब तक
तक इस अकेडमी में कैसे है और वो शायद अपने भाई की वजह से ही अब तक यहाँ पे टिका हुआ है और वो इतना ज्यादा कमजोर है कि अपना क्रिस्टल भी खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तभी मैशले बोलता है कि तुम्हारी नजरों में फिन एकदम यूजलेस था, लेकिन वो एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट में अब तक खड़ा है जिसके आगे उसकी पावर कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें फिन के इस एफर्ट के ऊपर हंसने नहीं दूंगा। इसके बाद मैशले उस पर लगातार जाके अटैक करता है। वो सारे अटैक मैशले को ही लगते हैं, लेकिन वो तब तक पंच मारेगा जब तक कि उसका हीलिंग पावर ही खत्म ना हो जाए। और एक टाइम बाद यही होने लगता है। जो पीछे गॉडेस की स्टैचू थी उसके अंदर क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है और ये देखने के बाद मैशले को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो फिर से लगातार स्टैचू पे अटैक करने लगता है। और एक पल में ऐसा आता है जबकि वो स्टैचू टूट जाता है और कारपैकियो मैशले की ये पावर देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब कारपैकियो इतनी बुरी तरीके से पीटा था। और वो जो क्रैक आया था गॉडेस में, इस वजह से वो एक बीस्ट में बदल जाती है और इसका पावर पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद वो मैशले के ऊपर लगातार अटैक करता है और मैशले हर अटैक से बचते जा रहा था। और जैसे ही अटैक खत्म होता है तभी वो देखता है कि मैशले हर एक अटैक को डॉज कर लिया था। तभी वो अपनी पॉकेट से आयरन का वॉन्ड निकालता है और इसके बाद मैशले अपना टैलेंट दिखाता है और उस टैलेंट की मदद से उस रॉड को एक टेनिस रैकेट में चेंज कर देता है। इसके बाद वो एक आयरन की बॉल लेता है और एक टारगेट बनाते हुए उस गॉडेस के मुंह पे जाके मारता है बॉल। और जो गॉडेस होती है वो भी लगातार मैशले पे अटैक करती है और मैशले भी बॉल से लगातार गॉडेस के फेस पे अटैक करता है। और इसके बाद बीस्ट के फेस पे भी क्रैक आने लगता है और इसके बाद मैशले और भी तेजी से बॉल फेंक के मारने लगता है। फिर इसके बाद मैशले काफी तेज से पावर इकट्ठी करके एक ही शॉट मारता है और उसके बाद वो गॉडेस जो बीस्ट होती है वो भी खत्म हो जाती है। तभी मैशले बोलता है कि तुम्हें पता करना था ना कि पेन कैसा होता है, और तभी वो अपने आयरन रॉड से ऐसा आयरन रॉड मारता है कारपैकियो के कि उसका सर फट जाता है और वहीं पे वो धराशाही हो जाता है। और ऑडियंस भी मैशले को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि एक मास्टर कैन यूजर को मैशले ने इतनी इजीली हरा दिया था। फिर मैशले से माफी मांगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है। तभी मैशले बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो मेरी ही गलती थी और तुमने मेरे वजह से इतना कुछ झेला है। और तभी कारपैकियो भी फील करता है कि पेन कितना ज्यादा खतरनाक चीज है। इतने टाइम से फिन केवल मैशले के लिए ये सब सह रहा था। हमें मार्गरेट दिखाया जाता है और उसके सामने कारपैकियो की टीम के 2 बंदे होते हैं। तभी मार्गरेट वहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, क्योंकि मुझे मेरे गाने की आवाज काफी ज्यादा सुनाई दे रही है, लेकिन तुम्हारे गाने की आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही। तो चुपचाप अपना क्रिस्टल मुझे दे दो। और तभी कारपैकियो के साथी बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हम 2 हैं और तुम 1 हो। और इसके बाद वो दोनों मैजिक यूज करते हैं जिससे एक वुल्फ को बना देते हैं और वो मार्गरेट पे अटैक करने जाता है, लेकिन तभी मार्गरेट भी अपने मैजिकल पावर को यूज करता है और उसके स्पेल की मदद से वो वुल्फ काफी इजीली हार जाता है। और वो जो दोनों बंदे होते हैं अपने आगे एक शील्ड भी बनाते हैं, लेकिन वो शील्ड भी काफी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है और मार्गरेट उन दोनों को काफी इजीली अकेले ही हरा देता है। और वो दोनों सोचते हैं कि हमें पता है कि मार्गरेट हमसे काफी पावरफुल है, लेकिन हम तो 2 थे, लेकिन उसके बाद भी। फिर इसके बाद मार्गरेट भी बोलता है कि अब तुम्हें पता चला हम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, और वो उसका क्रिस्टल तोड़ देता है। तभी हमें अनाउंसर की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है कि एक टीम बाहर हो चुकी है और सेकंड राउंड यहीं पे खत्म हो चुका है। और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। तभी बाकी सभी को वहाँ पे टेलीपोर्ट करके अरीना में लाया जाता है और डॉट वहाँ पे सोच रहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और डॉट और मैच जीतने की खुशी में डांस करने लगते हैं। तभी डॉट मैच का इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि आपको सेकंड राउंड जीत के कैसा लगा, और तभी मैशले का रिप्लाई होता है कि मुझे क्रीम पफ चाहिए। और तभी मैशले के पीछे मार्गरेट आता है और वो बोलता है कि मैं अगले मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैशले तुम एकदम तैयार हो जाओ। और वहाँ पे मैशले भी एकदम रेडी होता है। इसके बाद मार्गरेट वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रिंसिपल और डिवाइन विजनरी काइंडोर देखने को मिलते हैं। तभी काइंडोर वहाँ पे बोलता है कि मिस्टर वेलबब, जैसे कि आपको पता है राउंड 3 में राइम्स डिवाइन विजनरी इसलिए बन पाया क्योंकि मार्गरेट ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और मैं मैजिकल एडमिनिस्ट्रेटर का हेड हूँ, तो मैं हर एक कैंडिडेट को अच्छे से जज करता हूँ और उस समय मार्गरेट को ही डिवाइन विजनरी बनना चाहिए था। तभी प्रिंसिपल वहाँ पे बोलते हैं कि तुमने ये बात काफी सही बोली। तभी काइंडो बोलता है कि लगता है आपको उस लड़के पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है और मैंने आज तक उसमें कुछ खास नहीं देखा। और तभी हम मार्गरेट को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था और उसके पास एक बंदा आता है और वो बोलता है कि मशरूम हेड ने मेरा फर्स्ट राउंड में मजाक उड़ाया था, तो मार्गरेट क्या तुमने सुना कि उस मशरूम हेड को मैजिक यूज करना नहीं आता। और तभी मार्गरेट उस पे हमला करके उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा कुछ बताने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पे डिवाइन विजनरी ऑर्डर आता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए चुनौती है मार्गरेट, और तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना ही होगा यहाँ पे। तभी हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठ के अपने आप से बातें करता है। तभी मैशले बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि मैं ट्रेनिंग क्यों करता हूँ, असल में ये मेरे पापा ने मुझे बोला था। पहले मुझे इसमें काफी दर्द होता था, लेकिन मैं आगे बढ़ते रहा और आज मुझे इसके लिए गर्व है। क्या इंसान के हाथ क्यों होते हैं? शायद इसलिए कि वो डंबल उठा सके इजिली। और क्या इंसान के पैर क्यों होते हैं? शायद पुशअप करने के लिए। और उसको देख के लेमन भी उसी की एक्टिंग करने लगती है। आखिर मैं सबके ऊपर बोझ क्यों हूँ? मैं सबके
के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन समय के साथ आगे चलते चलते ये हो गया। और हमें डॉट भी दिखाया जाता है जो कि लेमन के साथ प्यार मोहब्बत के सपने देख रहा था। तभी वहाँ पे मैश का अलार्म बज जाता है और डॉट का सपना टूट जाता है और वो काफी फुट फुट के रोता है। और ये टाइम था मैश के प्रोटीन पीने का और वो प्रोटीन को घोलता है और पीने लगता है। और ये सब हो रहा होता है तभी वहाँ पे डिवाइन विजनरी काइंडो आ जाता है और वो ये देख के बोलता है कि मुझे तुम लोगों को देख के काफी जलन हो रही है और काश मैं भी तुम्हारी तरह टाइम स्पेंड कर पाता। और तभी मैशले बोलता है कि ये तो वही डिवाइन विजनरी है जिसने मुझे बुली किया था। तभी डॉट सोच रहा था कि यहाँ पे डिवाइन विजनरी कर क्या रहा है। और तभी काइंडो बोलता है कि मैश क्यों ना हम एक छोटी सी गेम खेले। लेकिन तभी मैश बोलता है कि मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन तभी काइंडो बोलता है मैं मैजिक एडमिनिस्ट्रेटर का हेड हूँ और अगर तुम डिवाइन विजनरी को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं ही तुम्हारा इंस्पेक्शन करने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद सब तुम्हारी चॉइस है। और इसके बाद मैशले बोलता है कि ठीक है मैं खेलूंगा। तभी काइंडो बोलता है लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्राइज मनी भी होना चाहिए क्योंकि इसके बिना गेम में मजा कहाँ आता। और तभी वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें टेस्ट में पास कर दूंगा। तभी मैशले बोलता है कि आखिर हम खेलने क्या वाले हैं। और तभी काइंडो बोलता है कि बहुत सिंपल गेम है, अगर तुमने देख लिया तो तुम हार गए। तभी मैशले अपनी उंगलियों को घुमाते हुए बोलता है कि ये गेम तो मेरे लिए काफी इजी है। और तभी काइंडो मैश के चारों तरफ एक सर्कल बना देता है और बोलता है कि मैं जिस तरफ को उंगली करूंगा उस तरफ से तुम्हारे ऊपर एक अटैक होने वाला है और तुम्हें उस अटैक से बचना होगा। और अगर तुम इस सर्कल से बाहर निकले तो तुम आउट हो जाओगे और हम 3 राउंड खेलने वाले हैं। और तभी काइंडो का सबसे पहला हमला नीचे की तरफ से आता है और मैश उसे काफी इजीली तरीके से रोक लेता है। और अगला हमला मैश के साइड तरफ से होता है लेकिन मैशले उसे भी इजीली रोक लेता है। और तभी काइंडो अपने दोनों उंगलियों का यूज करता है और मैशले के दोनों तरफ से अटैक आ रहा होता है। तभी मैशले अपने दोनों हाथों की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और बारी थी अब 3rd राउंड की और तभी काइंडो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो काफी ज्यादा औसम लग रही थी। तभी काइंडो बोलता है कि जो भी इस स्वॉर्ड के करीब आएगा वो जल के खाक हो जाएगा, तुम्हारी आखिरी ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और ये देख के फिन काफी घबराता है और बोलता है कि मैशले ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी तीसरा राउंड शुरू होता है और काइंडो अपने स्वॉर्ड से मैशले पे अटैक कर देता है और जैसे तैसे करके मैशले उस अटैक से बच रहा था और आखिरी अटैक मैश के नीचे से होने वाला था। लेकिन तभी मैशले उस जमीन को ही उखाड़ के उछल जाता है और वो उस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन तभी मैशले के पास एक चिड़िया आती है और वो उसके जेब से क्रीम पफ चोरी करके भाग लेती है और इस कारण मैशले साइड में देख लेता है और तभी वो बोलता है कि मैं हार गया। और तभी काइंडो बोलता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं हम। और तभी काइंडो बोलता है कि तो चलो फिर आज का मैच हम ड्रॉ कर देते हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है कि तुम जितने पावरफुल हो उस हिसाब से तो तुम मार्गरेट को नहीं हरा पाओगे। और तभी फिन पूछता है मैशले से तुम्हें क्या हुआ मैशले। और तभी मैशले बताता है कि अगर काइंडो वहाँ पे नहीं रुकता तो मैं काफी मुश्किल में आ जाता। और तभी फिर से हमें काइंडो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि वो मशरूम हेड अपने सर की मदद से मेरे स्वॉर्ड को रोकने वाला था और ऐसे बंदे को डिवाइन विजनरी बनने की क्या जरूरत है जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा मैशले। फिर हमारा 3rd राउंड शुरू होता है और इसमें 1 वर्सेस 1 का मैच होने वाला था और मैशले का मैच होता है मार्गरेट के सामने। और अगर मैशले यहाँ पे हार जाता तो वो सब कुछ खो देने वाला था। और तभी मार्गरेट वहाँ पे कुछ बोलता है लेकिन मैशले उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और अपने सूट में से एक क्रीम पफ को निकालता है। और मैशले बोलता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले मुझे थोड़ी कैलोरी चाहिए। और मार्गरेट भी अपना स्नैक्स लेके आया था और सभी लोग उस मैच के लिए काफी एक्साइटेड थे। और तभी हमें प्रिंसिपल और काइंडो दिखाए जाते हैं जहाँ पे काइंडो सोच रहे थे कि ऑर्डर को मार्गरेट के ऊपर काफी भरोसा है, तो क्या उनके स्ट्रेंथ के बीच में बहुत डिफरेंस है और क्या मार्गरेट मैशले को सच में खत्म कर सकता है। और फाइनली उनकी बैटल स्टार्ट होती है और तभी मार्गरेट वहाँ पे अपनी छड़ी निकालता है और मैशले भी उसकी तरफ दौड़ना शुरू करता है और मार्गरेट वहाँ पे बेसिक सा स्पेल का यूज करता है। तभी मार्गरेट मैजिक को बॉल में बदल के मैशले पे अटैक करता है और मैशले उस बॉल को थ्रो करने की कोशिश कर रहा था और मैशले वहाँ पे अपनी पूरी पावर लगा देता है लेकिन उसके बाद भी वो बॉल मैशले को पीछे धकेल देती है और दीवार पे काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही धुंध हटता है तो वहाँ पे मैशले हमें नहीं दिखाया जाता और तभी मैशले अचानक से मार्गरेट के पीछे आ जाता है और मैशले मार्गरेट को काफी पावरफुल सुपरलेक्स देता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और ऑडियंस ये देख के काफी हैरान होती है। और जैसे ही वहाँ का धूल हटता है और वहाँ पे मार्गरेट को कुछ भी नहीं हुआ था और तभी काइंडो बोलता है कि मार्गरेट नीचे गिरने से पहले वहाँ पे एक बॉल को रख दिया था ताकि उसे गिरते वक्त ज्यादा चोट ना लग सके। और वो दोनों फिर से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। मैशले फिर से अपनी फुर्ती का यूज करता है और मार्गरेट पे अटैक करता है लेकिन इस बार मार्गरेट अपनी दोबारा वही गलती नहीं करता और तभी मार्गरेट पीछे की तरफ टर्न होता है और मैशले की तरफ छड़ी कर देता है और ये देख के वहाँ के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी मार्गरेट बोलता है कि मैशले तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। और तभी मैशले अपने जेब से क्रीम पफ निकालता है। तभी मार्गरेट बोलता है कि मैशले तुम इस चीज को अपनी जेब में रख के मैच नहीं खेल सकते, तो तुम्हें इसे साइड में रखना होगा। और तभी मैशले उसको साइड में रख देता है और ये देख के ऑडियंस की तो अलग ही हालत खराब होती है कि भाई स्टेडियम में चल क्या रहा है। तभी काइंडो दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मार्गरेट के पास एक सेकंड स्पेल है जो कि उसको काफी ज्यादा पावरफुल बनाता है। तभी मार्गरेट कहता है कि मैशले क्या तुम अब रेडी हो लड़ाई करने के लिए, और मैशले भी वहाँ पे एकदम रेडी हो जाता है। तभी शिन
शिफ्ट होता है और हमें कुछ ड्रैगन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग उसके ऊपर बैठे हुए थे और ये लोग और कोई नहीं इनोसेंट जीरो के मेंबर्स होते हैं। फिर से हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्गरेट एक पंच वाला मैजिक का यूज करता है, म्यूजिक से पंच बन जाता है और मैशले भी उस पे पंच करने वाला होता है, लेकिन वो अटैक मैशले के आर पार हो जाता है जिस कारण मैशले के कान से काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है और उस म्यूजिकल नोट की वजह से मैशले के कान में से ब्लड की बारिश होने लगती है। और तभी मार्गरेट कहता है तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम अपने पंच से मेरे स्पेल को रोक पाओगे, लेकिन फनी बात तो यहाँ पे ये थी कि मैशले को कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। और फिर से मार्गरेट वही अटैक करता है और मैशले उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैशले के मुंह से भी खून निकलता है। मैशले भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मैं इस अटैक को रोकूं कैसे। तभी मार्गरेट बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ने में इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, तो चलो इसे अब खत्म करते हैं। फिर इसके बाद वो एक और मैजिकल स्पेल कास्ट करता है जिसके कारण चारों तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है और तभी वहाँ पे काफी पावरफुल मैजिकल वेव्स आने लगती है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उस पूरे एरिया में काफी बड़ा धमाका भी होता है और सभी लोगों को लगता है कि मैशले इस अटैक से तो नहीं बच पाएगा। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो सभी लोग ये देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि मैशले वहाँ पे होता ही नहीं है। तभी मार्गरेट के नीचे से हाथ आता है और वो मार्गरेट को नीचे खींच लेता है और ये देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और ऑडियंस सोच रही होती है कि मार्गरेट नीचे कैसे चला गया। और तभी जमीन में से मैशले निकलता है और फिर से ऑडियंस हैरान होती है और इस बार तो मार्गरेट भी काफी हैरान होता है। तभी फिन एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही मार्गरेट ने अपने मैजिकल स्पेल को यूज किया होगा तभी मैशले जमीन को खोद के एक टनल बनाया होगा और इस कारण मार्गरेट के मैजिकल पावर का बिल्कुल भी असर मैश के ऊपर नहीं पड़ा होगा और मार्गरेट का सर बाहर निकला हुआ था और मैशले उसके सर को ही फुटबॉल बना के एक जोरदार लात मारता है और इससे मार्गरेट काफी दूर जाके गिरता है। और इसके बाद मैशले रुकता नहीं है, उसके पास जाता है और लगातार पंच पे पंच, पंच पे पंच, पंच पे पंच मारते रहता है और लिटरली काफी बार पंच मारता है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी ये देख के काफी हैरान होती है कि भाई ये मार तो नहीं देगा ऐसे जान से। तभी मैशले को कुछ एहसास होता है और मैशले पीछे हो जाता है और इसके बाद मार्गरेट अपना एक काफी पावरफुल स्पेल का यूज करता है और ये उसके टॉप स्पेल्स में से एक है। इसके बाद उसके चारों तरफ काफी ज्यादा ओरा आने लगता है और वो एक बीस्ट में चेंज होने लगता है और जैसे ही वो ओरा खत्म होता है तभी वो एक बच्चे में चेंज हो जाता है और ये देख के मैशले वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है और तभी काइंडो कहता है कि यही है मार्गरेट का ओरिजिनल फॉर्म। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्यूरो ऑफ मैजिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिवाइन विजनरी रियो सोच रहा था और वो सोच रहा था कि पता नहीं मैश अभी किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा होगा। और तभी भागते हुए नारे आती है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और बोलती है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इनोसेंट जीरो हमारे इधर आ रहे हैं। तभी रियो बोलता है कि अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी को जल्दी से अलर्ट कर दो और इस बार इनोसेंट जीरो की तरफ से कौन आ रहा है। तभी नारे कहती है कि इस बार इनोसेंट जीरो खुद ही आ रहा है और ये सुनने के बाद तो रियो भी वहाँ पे हैरान होता है। तभी मैशले का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि तुम तो एक बच्चे में बदल गए हो और तभी मार्गरेट बोलता है कि मैं बच्चे में नहीं बदला हूँ, मेरा यही फॉर्म है जहाँ पे मैं अपने 100% पावर का यूज कर सकता हूँ। तभी वो एक स्नैप करता है और तुरंत ही मैशले के पास पहुंच जाता है। तभी वो मैशले के कान में थोड़ा सा फूंक मारता है और मैशले वहीं पे गिर जाता है और इसके बाद मैशले अपनी पावर के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। तभी मैशले मार्गरेट को पंच मारने के लिए जाता है लेकिन अचानक से ही मार्गरेट वहाँ से गायब हो जाता है। तभी मार्गरेट दिखाया जाता है जो कि अरीना के एकदम टॉप पे बैठा हुआ था और मैशले को तो वहाँ पे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और तभी मार्गरेट फिर से स्नैप करता है और अचानक से मैशले के एक जोरदार किक देता है। इसके बाद मार्गरेट बार बार स्नैप कर रहा था और अपनी लोकेशन चेंज करते जा रहा था और मैशले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और तभी काइंडो बताता है कि जो मार्गरेट है वो स्नैप के साथ साउंड से भी फास्ट मूव कर रहा है और ये उसकी मैजिकल पावर होती है और इसी कारण मैशले मार्गरेट के एक भी अटैक को नहीं रोक पा रहा था और वो लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था और इस कारण मार्गरेट मैशले को दीवार की तरफ फेंक देता है और वहीं पे खड़ा होता है और मार्गरेट अपने फाइनल अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी मार्गरेट स्नैप करता है और अपने फुल पावर के साथ मैशले की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उसे किक करने वाला होता है लेकिन तभी मैशले वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पे मार्गरेट को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैशले ने उसके किक को डॉच कर लिया। तभी मैशले अचानक से मार्गरेट के पीछे आ जाता है। तभी काइंडो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मैशले ने सॉलिड सब्सटेंस का यूज किया है क्योंकि साउंड जो होता है वो सॉलिड में सबसे स्पीड में मूव करता है, तो मैशले ने उसी का यूज किया था और मैशले ने वॉल को पकड़ रखा था और उसकी मदद से अटैक होने से पहले ही उसको पता चल गया कि कब तक अटैक होगा और इसी कारण उसने उस अटैक को काफी इजीली डॉच कर दिया। और तभी मैशले भी रेडी होता है मार्गरेट को मारने के लिए और तभी मार्गरेट फिर से स्नैप करने के लिए जाता है लेकिन तभी वो अपने हाथ में देखता है कि मैशले ने मार्गरेट के ही सॉस को मार्गरेट के हाथ में लगा दिया था और इस कारण उसके स्नैप में कोई भी आवाज नहीं आ रहा था और इसी का फायदा उठा के मैशले उस पर अटैक करने के लिए जाता है और मैशले काफी तेज एक पंच मारता है और मार्गरेट वहीं पे नीचे गिर जाता है और सभी लोगों को लग रहा था कि मार्गरेट वहीं पे हार जाएगा लेकिन तभी लैंस बोलता है कि नहीं, अभी मार्गरेट के पास उसका सेकंड स्पेल बाकी है। तभी मार्गरेट दिखाया
दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब तो मानना ही पड़ेगा कि मैश तुम एक वर्दी अपोनेंट हो, लेकिन अब तैयार हो जाओ मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल स्पेल के लिए। और इसके बाद वो अपने सेकंड स्पेल का यूज करता है और वहाँ पे पर्पल रेस चारों तरफ भर जाता है। इसके बाद अरीना में एक मैजिकल बेल अपेयर होता है और वहाँ पे मैशले को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मार्गरेट अपना फर्ज अदा करता है और उसको बताता है कि ये बेल 1 मिनट बाद बजना शुरू कर जाएगा और अगर ये बेल बज जाता है तो ये तुम्हारे पूरे पावर को खत्म कर देगा और इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम मेरे से मेरी छड़ी छीन लो और इसको नष्ट कर दो। लेकिन तुम ये कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। और मैशले उसको पकड़ने के लिए जाता है लेकिन तभी वो स्नैप की मदद से गायब हो जाता है। मैशले उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार मार्गरेट वहाँ से भागे जा रहा था और तभी मार्गरेट बोलता है कि 30 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं। मैशले और भी ज्यादा मेहनत करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और अब तो केवल 15 सेकंड ही बचे थे। इसके बाद तो बेल भी ग्लो करने लगता है और तभी मैशले को फील होता है कि वो इस तरीके से तो मार्गरेट को नहीं पकड़ पाएगा और तभी मैशले जमीन में पंच करता है और बहुत ही मोटी सी जमीन को उखाड़ के सीधा मार्गरेट के ऊपर फेंकने वाला होता है और मार्गरेट वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने मैशले आ जाता है और मार्गरेट फिर से स्नैप करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन मैशले भी इस बार उसके पीछे होता है। तभी मैशले उसके कपड़े को पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींचता है। तभी मार्गरेट का वॉन्ड उसके हाथ से छूट जाता है और तभी मैशले उसके वॉन्ड को पकड़ता है और वहीं पे उसके वॉन्ड को तोड़ देता है और इसी के साथ जो बेल था वो डिसअपेयर हो जाता है और फाइनली यहाँ पे मैशले ने उसकी वॉन्ड को भी तोड़ दी थी। और तभी मार्गरेट नीचे गिरा हुआ होता है और बोलता है कि बिना मैजिक यूज के भी तुमने मुझे इतना अच्छा टक्कर दिया है, तो सच बोलूं तो तुम मुझसे जीत चुके हो और मैं फाइनली अपने हार को एक्सेप्ट करता हूँ। और इसके बाद मैशले डिवाइन विजनरी बनने के एक कदम और क्लोज आ जाता है और उसकी इस खुशी में सभी लोग काफी खुश होते हैं, खासकर उसके दोस्त। और वहाँ पे उसके दोस्त ही नहीं बल्कि सभी लोग, जितने भी लोग थे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पे सभी लोग खुश हो ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाता है, पर्पल सा लाइट आ जाता है और वहाँ का जो आसमान था ना वो उसमें क्रैक आने लगता है। तभी आसमान फटता है और उसमें से एक ड्रैगन निकलता है और ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था इनोसेंट जीरो। और जैसे ही इनोसेंट वहाँ पे आता है वो टाइम को अपनी मैजिकल पावर की मदद से फ्रीज कर देता है और सभी लोग वहीं पे स्टैचू हो जाते हैं। वो नीचे आते हैं मैशले के पास और बोलते हैं कि मैश, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रहा था, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कितने ज्यादा सुंदर हो और मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे जिंदा मिल पाओगे। और तुम्हें ये पता नहीं कि मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था मेरे प्यारे बच्चे, और मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूंगा और इसके बाद मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाऊंगा। और वो मैजिकल स्पेल कास्ट करने ही वाला था उसको अपने अंदर समाने के लिए या फिर उसको ऐड करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे वेलवब आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो तुम ये नहीं कर सकते, मैं मैशले को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अभी मिस्टर वेलवब को रोकने के लिए इनोसेंट जीरो का एक बंदा सामने आता है और उस बंदे को लग रहा था कि वो मिस्टर वेलवब को काफी इजीली हरा देगा, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर वेलवब की तरफ देखता है, जैसे ही वो उनके अंदर के ओरा का सामना करता है, उसी टाइम पे भाई लिटरली उसके पसीने पसीने हो जाते हैं, उस बंदे की हालत खराब हो जाती है वहाँ पे। तभी मिस्टर वेलवब बोलते हैं कि अच्छा तो तुम मेरी ताकत को महसूस कर पा रहे हो और अभी तुम जैसे मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी इनोसेंट जीरो सामने आता है और वो मिस्टर वेलवब को बोलते हैं कि तुम ऐसे तो मत करो यार, वो लोग पता है कि तुमसे काफी ज्यादा कमजोर है तो उन्हें इस तरीके से डराओ तो मत। तभी मिस्टर वेलवब पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है और तभी जीरो बोलता है कि मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर और अमर बनना चाहता हूँ। तभी मिस्टर वेलवब बोलते हैं कि तुम इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए मासूम लोगों की जान लोगे। तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि इसमें गलती ही क्या है, मेरा परिवार मेरे वजह से एग्जिस्ट करता है और मैशले भी बिल्कुल हमारी तरह ही है और वो मेरे लिए जी रहा है, तो इसीलिए मैं उसे अपने घर पे वापस लेके जाऊंगा। और तभी मिस्टर वेलवब बोलते हैं लगता है अब हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते और मैशले जो है वो इस दुनिया की एक आशा है और अगर तुम्हें उसे लेना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। और तभी वहाँ पे मिस्टर वेलवब और इनोसेंट जीरो अपनी जादुई छड़ी को समन करते हैं और उन दोनों के पास जो छड़ी होती है ना उसमें गॉड की पावर होती है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था 30 स्वर्ड्स है, उनमें से इन दोनों की भी एक है। और तभी इनोसेंट जीरो वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को समन करता है, तभी वहाँ पे कुछ डीमंस निकलते हैं और तभी मिस्टर वेलवब बोलते हैं कि मैं इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सभी की जान की रक्षा करो। और इसके बाद जो मैशले और उसकी टीम होती है ना वो फ्रीज से हट जाती है और इसके बाद वो सभी उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। और तभी डिवाइन विजनरी काइंडो कुछ मॉन्स्टर को मारते हुए सोचता है कि इन मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ कम से कम डबल लाइनर के बराबर है। हमें डॉट और लेंस भी दिखाए जाते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर रहे थे। और तभी हम मिस्टर वेलवब और इनोसेंट जीरो को देखते हैं और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि वेलवब तूने बस इतने ही लोगों को चुना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। तभी मिस्टर वेलवब बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं तुम्हारी काफी चिंता करता। फिर इसके बाद वो लोग आसमान में चले जाते हैं और तभी मिस्टर वेलवब बोलता है कि यहाँ पे हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वहाँ पे डॉट और लेंस मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे और वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर हुए जा रहे थे, इसलिए इन दोनों की हालत काफी खराब हो गई थी। तभी हम एक टावर की तरफ
वॉल देखते हैं और जिसमें काफी सारे कांटे लगे होते हैं और इसके ऊपर हम इनोसेंट जीरो के एक और बंदे को देखते हैं और ये वही बंदा है जो कि पिछले सीजन में मैश्ले के हाथ से एक पंच खाया था। सभी का ध्यान उसी के ऊपर जाता है और तभी फिर से वो सभी मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी डॉट बोलता है कि तुमने नोटिस किया कोई भी मैश्ले को मारने के लिए नहीं जा रहा और लिटरली मैश्ले चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। फिर मार्गरेट बोलता है कि मुझे लगता है कि मैश्ले को रोकने के लिए उनके पास कुछ अलग तरीका है। तभी डॉट बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता, और तभी मार्गरेट बोलता है कि ये एक औरत का विचार है तो शायद सही होगा। जब डॉट को पता लगता है कि मार्गरेट एक लड़की है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी डॉट बोलता है कि मैश्ले हम इन सभी मॉन्स्टर को संभाल लेंगे और टावर के ऊपर जो सेल खड़ा है तुम उससे जाके लिपटो। तभी मैश्ले भाग के वहाँ पे जाता है और तभी वो टावर को देखता है जो कि काफी ज्यादा ऊंचा होता है और तभी मैश्ले सोचता है कि आखिरकार इस टावर पे कैसे चढ़ा जाए। तभी मैश्ले उस टावर पे किक मारता है और किक मार के एक एक स्लाइस कटते जाता है और वो टावर नीचे आते रहता है और इसी तरीके से वो टावर खत्म हो जाता है और सेल जो होता है वो एकदम मैश्ले के करीब आ जाता है। और तभी सेल बोलता है कि फाइनली मैश हम दोनों एक बार फिर से मिले। और तभी मैश्ले शकल घुमा के बोलता है कि हम दोनों एंट्रेंस सेरेमनी में मिले थे ना। ये सुन के वहाँ पे इनोसेंट जीरो का जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद हमें फिर से लेंस और डॉट दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और तभी वहाँ पे डॉट को मॉन्स्टर के बीच में एक बच्चा देखने को मिलता है। तभी डॉट सोचता है कि आखिरकार मैदान के बीच में एक बच्चे की ट्रॉली क्या कर रही है। डॉट उस बच्चे की तरफ देख ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पे डॉट एक छोटा बच्चा बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ट्रॉली में छोटा सा बच्चा था ना वो एकदम बड़ा आदमी बन जाता है और वो एक इनोसेंट जीरो का मेंबर था और वो 6 क्रिमिनल केस में से एक था और इसका नाम था सेटर बेबी। वो अपनी मैजिक से किसी को भी बच्चा बना सकता है और वो धीरे धीरे डॉट की तरफ बढ़ रहा था। डॉट उसके ऊपर अपने एक्सप्लोड मैजिक का यूज करता है लेकिन वो बच्चा बन चुका था इसलिए वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे उसकी दिमाग की क्षमता एकदम एक्टिव थी बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही वो अपने पावर का यूज कर पा रहा था। और वो तभी वहाँ से भागता है और सीधा लेंस के पास पहुंच जाता है और वो लेंस को कुछ बोल तो नहीं पा रहा था तो वो बू बू बोलता है और लेंस को कुछ भी समझ में नहीं आता और लेंस को लग रहा था कि यहाँ पे इतना सीरियस फाइट चल रहा है और डॉट यहाँ पे मजाक कर रहा है। लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक करते हैं लेकिन वो तभी वहाँ से डॉट को उठा के निकल लेता है और तभी लेंस समझ जाता है कि ये किसी का मैजिक था और तभी लेंस डॉट को लेके वहाँ से निकल रहा था लेकिन तभी वहाँ पे इनोसेंट जीरो का वही बंदा आ जाता है और वहाँ पे लेंस को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और तभी डॉट उसके हाथ से गायब हो जाता है और तभी डॉट हमें खिलौने के पास देखने को मिलता है और लेंस जो होता है वो डॉट को उठाने के लिए जा रहा था लेकिन जो सेटर होता है वो लेंस के ऊपर भी मैजिक कर देता है और वो भी वहीं पे बच्चा बन जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों पे हमला कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं और तभी फिर से उन दोनों को वहाँ पे खिलौना दिखता है और दोनों उस खिलौने की तरफ भागते हैं लेकिन लेंस वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करता है और तभी वो पर्सन बोलता है कि जब मैंने तुम्हारे ऊपर अपना मैजिक यूज किया तभी से तुम्हारी हार निश्चित हो गई थी और अब केवल तुम अपने 10% मैजिक का ही यूज कर पाओगे। और वो सोचता है कि ये लोग मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और वो मॉन्स्टर को बोलता है कि उन दोनों बच्चे को पकड़ के मार दो। जैसा ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और उन सभी को एक ही अटैक में हरा देता है। और सेटर बेबी जो होता है उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया और हमें डॉट दिखाया जाता है जो कि मन में सोचता है कि लेंस ने अपनी सारी पावर को एक जगह पे इकट्ठा किया और उसके बाद उस पर अटैक किया। और तभी डॉट अपने मन में सोचता है कि इसी कारण लेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरस है इस साल का। और इसके बाद वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और फिर से हम इनोसेंट जीरो के उसी बंदे और मैश्ले को देखते हैं। तभी इनोसेंट जीरो का बंदा बोलता है कि तुम ये मत बोलना कि तुम मुझे भूल चुके हो। और तभी मैश्ले अपना गर्दन घुमाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और भाई उस बंदे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा इंसान है। और फिर इसके बाद हमें डिवाइन विजनरी रियो दिखाए जाते हैं और वो दोनों भी स्टेडियम की तरफ आ रहे थे। और तभी सौरपा पूछता है कि आखिरकार इनोसेंट जीरो और मिस्टर वेलबप का रिलेशन क्या है। और तभी रियो बताता है कि वो दोनों अपने समय के बेस्ट मैजिशियन थे। एक शब्द में बोला जाए तो उन दोनों का मैजिकल पावर एकदम अनलिमिटेड है। और इनोसेंट जीरो का रियल नाम एडन है और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इनोसेंट जीरो के डार्क मैजिक के सामने खड़ा हो सके। तभी हमें इनोसेंट जीरो और मिस्टर वेलबप दिखाए जाते हैं जहाँ पे इनोसेंट जीरो बोलता है कि मिस्टर वेलबप क्या तुम खुश हो मुझे इतने साल बाद देख के, जैसे कि मैं तुम्हें देख के खुश हूँ। और इसके बाद एडम अपने सर से टोपी हटाता है और तभी हम देखते हैं कि उसका तो फेस ही नहीं होता। ये देख के मिस्टर वेलबप वहाँ पे काफी हैरान होते हैं और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो मिस्टर वेलबप, और तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो जैसे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और क्या तुम मेरे ऐसे होने के बाद भी मेरे दोस्त बनोगे। फिर इसके बाद वो अपना फेस ट्रांसफॉर्म करता है और अपने रियल रूप में आ जाता है और तभी मिस्टर वेलबप बोलते हैं कि तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। अभी एडम बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरी सारी आशाएं और ख्वाहिश इंसानों जैसी है, लेकिन मेरी लालच का कोई लिमिट नहीं है। अब मुझे केवल मैश्ले चाहिए और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूं। तभी इनोसेंट जीरो वहाँ पे एक मैजिक का यूज करता है और ये देख के मिस्टर वेलबप वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर से हमें मैश्ले और सेल दिखाए जाते हैं जहाँ पे सेल फिर से बोलता है कि क्या तुम सच में भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। चलो तो अब बहुत हो गया, अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है
और इसके बाद वो मैशले के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मैशले उसे काफी इजिली डॉज कर देता है। और तभी सेल बोलता है कि लगता है तुम्हारे दोस्त जिंदा बच गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पे खत्म करने के बाद उन सभी को भी मार दूंगा। और मैशले उसी की तरफ लगातार देखे जा रहा था और तभी सेल बोलता है कि तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, और वो फिर से मैशले के ऊपर अटैक करता है। और इसके बाद मैशले की तरफ ये नुकीली चीजें होती है, ये अटैक करने के लिए बढ़ती है और फिर से हमें डॉट दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होता है और सोचता है कि पिछली बार मैशले की मदद किया जा रहा था उस सेल से लड़ने के लिए। और फिर से हमें सेल और मैशले दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सेल मैशले को देख के काफी हैरान होता है कि मैशले जो होता है उस बंदे ने जो अटैक किया था ना, उसके अटैक पे चल रहा था, भाग रहा था उसके ऊपर। फिर मैशले उसी की तरफ भागते भागते आ रहा होता है। तभी मैशले उस बंदे के काफी क्लोज आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच में वो बंदा ढेर हो जाता है। और तभी सेल सोचता है कि लास्ट टाइम जब मैंने मैशले के ऊपर अटैक किया था तो वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब। और तभी मैशले उसके पास आने लगता है। वो बोलता है कि अच्छा, मुझे अब याद आ चुका है कि तुम कौन हो, लेकिन अब तुम्हारा चार्म मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। और ये देख के इनोसेंट जीरो का बंदा वहाँ पे थोड़ा घबराता है। हमें एडम जॉब्स की बैक स्टोरी बताई जाती है और वो टॉप के मैजिशियंस में से एक थे और उन्होंने सोसाइटी के लिए भी बहुत ही अच्छे काम किए थे। उन्होंने मैजिकल एजुकेशन को स्टैब्लिश किया और साथ ही ब्यूरो ऑफ मैजिक को भी स्टैब्लिश किया था। और उन्होंने अंत में पूरा लाइफ इंसानों के साथ बिता दिया। वो उन लोगों की हेल्प किया करते थे जिनको मैजिक यूज करना नहीं आता था। उनका कहना था कि जो स्ट्रॉन्ग बंदा है उसे हमेशा वीक बंदों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने यही बात अपने 3 स्टूडेंट को भी बताई, जिनमें से एक स्टूडेंट तो आपको पता है मिस्टर वेलबब थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इनोसेंट जीरो और मिस्टर वेलबब दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इनोसेंट जीरो अपना मैजिक को कास्ट करता है और तभी उसमें से एडम जॉब्स निकलते हैं। और उसको देखने के बाद मिस्टर वेलबब काफी हैरान होते हैं और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि फाइनली मैंने एक ऐसे मैजिक को खोज लिया है जिसकी मदद से एक मांस के टुकड़े को भी पूरे ह्यूमन में चेंज कर सकते हैं। और मैंने इसी तरीके से मास्टर को रिस्टोर किया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, उनका माइंड में नहीं ला पाया। ये काम करेगा नेक्रोमेंस। और हमें तभी नेक्रोमेंस दिखाया जाता है और ये एडम जॉब्स को कंट्रोल करने वाला था कठपुतलियों की तरह। और ये मतलब कि नेक्रोमेंस जो होते हैं ना, वो डेड पीपल्स को ही कंट्रोल करते हैं। और ये देख के मिस्टर वेलबब काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि हमारे मास्टर काफी टाइम तक जिंदा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में फाइट नहीं की, बट फिक्र मत करो क्योंकि मैंने उसे प्राइमरी लाइफ में ही जिंदा किया है और अभी भी उनका मैजिकल पावर एकदम टॉप क्लास है। और वैसे भी मास्टर तो तुम्हें काफी पसंद करते थे, तो तुम मास्टर को देख के खुश नहीं हो। और मिस्टर वेलबब की तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में हालत खराब थी। और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर वेलबब बोलता है कि मास्टर ये गलत नहीं होगा, हम हमेशा कमजोरों की मदद करेंगे, तो कमजोर तो कभी भी ट्राई करेगा ही नहीं अपने आप को बचाने की, और वो दूसरों स्ट्रॉन्ग बंदों पे ही हमेशा डिपेंड रहेगा। और इनोसेंट जीरो भी बोलता है कि तुमने सही कहा, बट तुम मास्टर से डिबेट करने वाले हो, तुम पागल वागल हो क्या? अभी तुम्हारी एज ज्यादा नहीं हुई है इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बट एक टाइम बाद तुम भी इस बात को समझोगे क्योंकि तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर वेलबब अटैक तो करना चाहते थे लेकिन करते नहीं है। तभी मिस्टर वेलबब सोचते हैं कि मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा महान जादूगर थे, लेकिन वो टाइम बीत चुका है और मुझे अभी फाइट करना ही होगा और किसी को भी बख्शना नहीं होगा। तो मुझे ये प्रूफ करना ही होगा कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर हूँ। और तभी नेक्रोमैन जो होता है वो मिस्टर वेलबब की तरफ देखता है और बोलता है कि मिस्टर वेलबब एक डिवाइन विजनरी, तुम इस पूरे वर्ल्ड में अपने मैजिकल पावर से रूल कर रहे हो और इसमें कोई शक नहीं कि तुम इस पूरे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर में से एक हो, लेकिन बस फिलहाल के लिए। और इसके बाद वो एडम जॉब्स की पावर की मदद से एक मैजिकल स्पेल को यूज करता है। मिस्टर वेलबब उसे डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक था। और फिर से वो एक और अटैक करता है डार्क स्नेक करके, और वो अटैक से भी मिस्टर वेलबब डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन वो अटैक थोड़ा सा उनके कपड़े में लग जाता है, इस कारण उनका कपड़ा ही जलने लग जाता है। और मिस्टर वेलबब को ये देख के तो फील हो जाता है कि मास्टर ये भले ही ओरिजिनल ना हो, लेकिन उनकी पावर ये एकदम ओरिजिनल है। और तभी नेक्रोमैंस कहता है कि एडम जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इनका जो एक डार्क मैजिक है, और डार्क मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को टच करता है तो वो वॉइड में चला जाता है। यहाँ तक कि अपोनेंट का जो मैजिकल पावर है वो भी वॉइड में चला जाता है। और इसीलिए मिस्टर वेलबब ने केवल उस अटैक को डॉज किया, क्योंकि उनको भी पता है कि वो इस मैजिक के आगे कुछ भी नहीं है। काफी ज्यादा हंसता है और वो बोलता है कि ये टॉय मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर से वो डार्क स्नेक मैजिक को समन करता है और इस बार तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिस्टर वेलबब पे अटैक होता है, लेकिन मिस्टर वेलबब उस अटैक को भी काफी इजीली डॉज कर देते हैं। और ये देख के वो नेक्रोमैंस थोड़ा घबरा जाता है और फिर से वो एक और डार्क अटैक करता है मिस्टर वेलबब पे। और तभी मिस्टर वेलबब अपने वॉन्ड से अटैक करते हैं और इस अटैक के कारण वो एडम जॉब्स के अटैक को तो काट ही देते हैं और साथ में नेक्रोमैंस को भी आधा काट देते हैं। ये देख के वो काफी घबराता है और तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बॉडी पार्ट थोड़ी तुमसे दूर हो गया है और तुम मरने नहीं वाले ऐसे। इसके बाद वो एक और अटैक करता है मिस्टर वेलबब पे और इस अटैक से तो नहीं लग रहा था कि मिस्टर वेलबब बचने वाले हैं, लेकिन तभी उनकी स्वॉर्ड चमकती है और एक ही बार में उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं मिस्टर वेलबब। और ये देखने के बाद तो लिटरली नेक्रोमैंस की वहाँ पे हालत ही खराब हो जाती है।
है और इसके बाद वो फाइनली एडम जॉब्स का सबसे पावरफुल मैजिक समन करता है और वहाँ पे काफी बड़ा गोला बन जाता है। वो काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि अब तुम मिस्टर वेलबब नहीं बचने वाले और इस अटैक से तो शायद ही कोई बच सकता है। तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि तुमने अभी तक देखा नहीं किया, मैंने अभी तक अपनी एक भी मैजिकल पावर यूज नहीं की, अब तक मैंने जो भी कुछ किया है वो अपनी छड़ी की मदद से किया है, तो चलो फिर मैं तुम्हें रियल स्पेल दिखाता हूँ। और मिस्टर वेलबब वहाँ पे अपने स्पेल को कास्ट करते हैं और तभी मिस्टर वेलबब अपने अटैक को यूज करते हैं और वो जो गोला था ना डार्क मैजिक, वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अटैक सीधा नेक्रोमैंस और एडम जॉब्स पे जाके लगता है। और मिस्टर वेलबब की इतनी ज्यादा पावर देख के इनोसेंट जीरो भी बोलता है कि तुम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है मिस्टर वेलबब। मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि अब अगली बारी तुम्हारी है जीरो। और तभी हमें सेल और मैशले दिखाया जाता है और वहाँ पे मैशले बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। और तभी सेल बताता है जहाँ पे एक डार्क मैजिक के थ्रू एक इमोर्टल हार्ट को क्रिएट किया जाता है 6 बच्चों के हार्ट्स को मिला के। और तभी वो बताता है कि इनोसेंट जीरो जो है उन्होंने 6 बच्चों को बनाया था ताकि वो एक वेसल की तरह काम करे एक हार्ट को बड़ा करने में। और सीधी भाषा में बोला जाए तो फादर ने तुम्हें बनाया है ताकि वो एक अपनी परफेक्ट बॉडी बना सके, तुम फादर के लिए एग्जिस्ट करते हो। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे मैशले काफी ज्यादा हैरान होता है और तुम्हें इसलिए काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। और तभी मैशले बोलता है कि अच्छा तो मैं अब समझा, मैं एक प्रोटीन जैसा हूँ जो मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। और वहाँ पे सेल को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी मैशले बोलता है कि आज दिमाग की ज्यादा ही एक्सरसाइज हो गई तो मैं अब सो जाता हूँ। और वो लिटरली फाइट के ग्राउंड में ही सो जाता है। तभी सेल वहाँ पे मैशले को उठाता है और तभी मैशले उठता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं ये सपना देख रहा हूँ और क्या तुम मेरे भाई हो? नहीं, मैं एक क्लोन हूँ और फादर ने मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाया था। और फादर का बॉडी पार्ट बनना ये कितना महान की बात है, लेकिन फादर ने तुम जैसे घटिया बंदे को चुना है। और वैसे भी तुम्हारी लाइफ एकदम बेकार ही थी, तो तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारी बॉडी मास्टर के यूज आने वाली है। और तभी मैशले एक जोरदार पंच सेल को मारता है जिससे सेल काफी दूर जाके गिरता है। तभी मैश बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा इंसान हूँ, बट मैं अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट हूँ और आओ और मुझे टक्कर दो। और इसके बाद सेल भी उठता है और वो अपने पावरफुल मैजिक को समन करता है और उसके पास भी गॉड ऑफ आयरन की पावर होती है। तभी सेल बोलता है कि ये मेरे वॉन्ड का एकदम ट्रू पावर है और तुम इस अटैक से तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और तभी सेल डायमंड कटर से अटैक करता है और मैशले तो उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन स्कूल पे वो अटैक लग जाता है और स्कूल आधा कट जाता है एकदम कागज की तरह। तभी सेल बताता है कि ये जो ब्लेड है ये किसी भी चीज को काफी इजीली काट देंगे और ये तुम्हें तब तक हर्ट करेंगे जब तक कि तुम्हें ये काट ना दे। और इसके बाद मैशले पे काफी ज्यादा ब्लेड आते हैं और सभी ब्लेड को मैशले डॉज कर लेता है। और तभी मैशले नोटिस करता है कि सेल के पास 2 और ब्लेड है जिसका अभी तक उसने यूज ही नहीं किया। और ये देख के मैशले थोड़ा घबराता है और कुछ प्लान सोचने लगता है। और तभी सेल बोलता है कि अच्छा तुम डर गए, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार ना हो जाओ। तभी जो उसका आसमान में ब्लैक स्पाइक्स था ना, उस पे वो पावर समन करता है। और तभी मैशले बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास ट्रिक्स तो बहुत सारी है। तभी सेल बोलता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मेरे ये जो कांटे हैं आसमान में जो होते हैं वो सभी एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो तुम्हारे दोस्त को मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूँ, तो तुम्हारे पास एक ही मौका है, जल्दी से अपने आप को गिव अप कर दो। फिर से वो मैशले पे अटैक करता है, लेकिन मैशले पीछे की तरफ भागने लगता है। और ये देख के सेल भी काफी हैरान होता है और सोचता है क्या मैशले डर गया है और वो यहाँ से भागना चाहता है, और काफी हैरान होता है। और तभी अचानक से मैशले उसके पीछे आता है। तभी मैशले बोलता है कि मैंने अपने स्कूल का पूरा एक चक्कर लगा लिया है। और ये सुनने के बाद तो भाई सेल एकदम ही हैरान हो जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई बंदा इतना ज्यादा फास्ट हो। और उसको डर था कि मैशले उसके ऊपर अटैक न कर दे, इसलिए वो अपने पूरी बॉडी को डायमंड में चेंज कर देता है। बोलता है कि इस चीज को तो कोई भी नहीं काट सकता, बट तुम्हें तो काट सकता हूँ ना मैं। और तभी उसके पास 2 ब्लेड आते हैं और मैशले को काट देता है। अगले ही सीन में हमें मैशले जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस होता है। इसके बाद सेल हंसता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो और तुम्हारे दोस्तों को भी मैं अब तुम्हारी तरीके से ही मारूंगा। तभी सेल देख के काफी हैरान होता है क्योंकि मैशले के सर की जगह पे वहाँ पे क्रीम पफ रखा हुआ था। तभी मैशले वहाँ पे काफी सारा क्रीम पफ लेके आता है और वो क्रीम पफ सीधा वो सेल को खिलाने लगता है और बोलता है कि भाई आज तो मेरी तरफ से पार्टी है, जल्दी खा ले। मैशले तो उसके मुंह में क्रीम पफ ठूसते रहता है और सेल सोचता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना, तो तुम वापस कैसे आ गए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मैशले कैसे बच गया और इस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोला जाता है। और इसके अंदर अगर ब्रेन को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले ना तो उसको कुछ इल्यूजन दिखाई देने लगते हैं। और मैशले को पता चल चुका था कि मैं इतने टाइम में सेल को तो नहीं हरा पाऊंगा, तो वो उसका गर्दन दबा देता है जिसके कारण सेल को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और वो इतनी तेज गर्दन दबाता है कि सेल 1 सेकंड के अंदर ही एकदम ब्लैंक हो जाता है। फिर हमें वो जो ब्लैक स्पाइक्स दिखाए जाते हैं आसमान में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी मैशले बोलता है कि सेल भाई सुन, मैं अपने स्कूल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर
कोई मेरे स्कूल को परेशान करेगा तो वो मुझे परेशान करेगा, तो मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो नरे और रियो दिखाए जाते हैं और वो दोनों ईस्टर्न मैजिक एकेडमी की तरफ बढ़ रहे थे और वो लोग पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी रियो देखता है कि नरे वहाँ पे अचानक से फ्रीज हो गया है। और ये चीज देख के रियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसका ध्यान बर्ड्स के ऊपर जाता है और देखता है कि वो भी वहाँ पे फ्रीज हो रखे हैं। और इससे रियो को पता चल जाता है कि यहाँ पे टाइम स्टॉप मैजिक का यूज किया गया है और इस कारण जिसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा कम है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। इसके बाद रियो नरे को वहीं पे छोड़ के एकेडमी की तरफ बढ़ता है और उसके दिमाग में खाली यही चल रहा था कि मैशले को कुछ भी ना हो, क्योंकि इनोसेंट जीरो यहाँ पे केवल मैशले के लिए आया था। और इसके बाद रियो डिवाइन विजनरी काइंडो और ऑर्डर के पास जाता है। तभी काइंडो वहाँ पे बताता है कि हमने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पे सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है। रियो बोलता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैशले कहाँ पे है? और तभी काइंडो हंसते हुए बोलता है कि तुम मैशले की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो क्रीम पफ खा रहा है। और मैशले वहाँ पे आराम से बैठ के क्रीम पफ खा रहा था और ये देख के रियो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी ऑर्डर बोलता है कि एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि मिस्टर वेलबब अभी भी इनोसेंट जीरो से लड़ रहे हैं और हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे। और तभी मैशले बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अपनी पावर से मिस्टर वेलबब को ढूंढ लूंगा। और तभी मैशले वहाँ से तुरंत भाग जाता है मिस्टर वेलबब को ढूंढने के लिए। तभी ऑर्डर बोलता है कि ये लड़का बड़ा बकवास है, बट मुझे अभी उस पे नहीं बल्कि मुझे अभी इस बंदे पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद ऑर्डर सेल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर एक बैरियर बन जाता है जिस कारण ऑर्डर का अटैक उस पे कोई काम नहीं आता। तभी जो वो बैरियर होता है ना, वो सेल को वहाँ से कहीं से टेलीपोर्ट कर देता है। और ये देख के मिस्टर ऑर्डर काफी हैरान भी होता है। और तभी मार्गरेट वहाँ पे आता है। वो बोलता है कि अभी कोई एक और मेंबर है इनोसेंट जीरो का जो कि जिंदा है और वही ये सब चीजें कर रहा है। तो यहाँ पे ये लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग अभी अरीना छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे मुसीबत में है और साथ ही मिस्टर वेलबब का भी चिंता होता है इन लोगों को। हमें फिर से मैसले दिखाया जाता है जो कि जंगल में बस भागे जा रहा था। और इसके बाद हमें मिस्टर वेलबब और इनोसेंट जीरो के बीच में फाइट दिखाया जाता है। और इसके बाद इनोसेंट जीरो अपने पहले मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है टाइम गोल्ड, और इसको डॉच करने के लिए मिस्टर वेलबब स्पेस मैजिक का यूज करते हैं। और तभी अचानक से मिस्टर वेलबब इनोसेंट जीरो के पीछे जाके अटैक करते हैं, लेकिन मिस्टर वेलबब भी वहाँ पे हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनोसेंट जीरो उसके भी पीछे आ गए थे। इसके बाद इनोसेंट जीरो अपने टाइम रिफाउंड मैजिक को कास्ट करता है और इस कारण मिस्टर वेलबब का एक शरीर एकदम बूढ़ा हो जाता है, एक पार्ट मतलब की। और ये चीज देख के मिस्टर वेलबब तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इनोसेंट जीरो बोलता है कि अब मैं यही चीज तुम्हारे लेग्स के साथ भी करने वाला हूँ। तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो बीस्ट, और मुझे अब तुम्हारे ऊपर अपना पावर यूज करना ही होगा। और इसके बाद जो मिस्टर वेलबब होते हैं वो लगातार अपने स्पेस मैजिक की मदद से इनोसेंट जीरो के ऊपर अटैक करते हैं और वो काफी पावरफुल अटैक भी होता है। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो की आवाज मिस्टर वेलबब के पीछे से आती है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो मिस्टर वेलबब। और ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मिस्टर वेलबब तो आगे अटैक कर रहे थे लेकिन इनोसेंट जीरो पीछे होता है। और ये सब इनोसेंट जीरो अपने टाइम मैजिक की मदद से कर रहा था। और इनोसेंट जीरो इसके बाद फिर से टाइम रिफाउंड मैजिक का यूज करता है और वहाँ पे मिस्टर वेलबब का एक हाथ ही गायब हो चुका होता है। और इसके बाद मिस्टर वेलबब फिर से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इनोसेंट जीरो बोलता है कि इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो और मैं केवल अपने गोल को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। हमारे बीच में मैजिक का डिफरेंस काफी ज्यादा है और मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए किसी के लिए भी तैयार नहीं हूँ, बट तुम इसके लिए हमेशा रेडी रहते हो। जिस इंसान के अंदर ईगो नहीं होता वो अपने आप ही एकदम कमजोर कहलाता है। और इसके बाद मिस्टर वेलबब अभी भी हार नहीं मानते थे, कैसा भी मौसम हो वो जरूर आते थे मिस्टर वेलबब के पास। और एक दिन मिस्टर वेलबब पूछ ही लेते हैं कि आप हमेशा यहाँ पे क्यों आते हो, और तभी मास्टर बताते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ पता नहीं, बट मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देखना चाहता और अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से मिस्टर वेलबब की लाइफ को चेंज कर देते हैं। तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि अगर तुम्हें खुद के लिए जीना है तो तुम वो कर सकते हो, लेकिन मैं केवल दुनिया के लिए जीता हूँ। और इसके बाद मिस्टर वेलबब जो होते हैं वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक का यूज करते हैं और वो बोलते हैं कि भले ही यहाँ पे मेरी जान क्यों ना चले जाए लेकिन मैं इसको करूंगा। तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि ऐसे बहुत ही कम मैजिक यूजर होते हैं जो कि इस टाइप के स्पेल को यूज करते हैं और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल में से एक होते हैं। और ये मिस्टर वेलबब का थर्ड स्पेल होता है जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और इस स्पेल की मदद से वॉन्ड के अंदर जो गॉड है उनकी पूरी पावर अनलिश हो जाती है। तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो तुम इस अटैक के बारे में तो जरूर जानते होगे। और इनोसेंट जीरो भी बोलता है कि मिस्टर वेलबब तुम ऐसे नहीं कर सकते। और इसके बाद वो मिस्टर वेलबब पे अटैक करता है, लेकिन जो उसका अटैक होता है वो स्पेस में ही गायब हो जाता है। तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो अब तुम नहीं बचने वाले और अब वक्त आ गया है और मैं इस पूरे एरिया को ही डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और इसके बाद जो मिस्टर वेलबब का मेन पावर होता है ना वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता
जाता है। तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो बस अब बहुत हुआ, और तभी हम देखते हैं कि अचानक से मिस्टर वेलबब का अटैक वहाँ पे फ्रीज हो जाता है और ये इनोसेंट जीरो ने ही किया था। और वो बोलता है कि भले ही तुम्हारा मैजिक कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है तुम उसको कभी भी नहीं हरा सकते, और जिस टाइम से तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो उसी टाइम पे तुम्हारा हार एकदम निश्चित हो गया था। और इसके बाद वो मिस्टर वेलबब पे लगातार अटैक करते हैं और इससे मिस्टर वेलबब बहुत ही ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो देखता है कि मिस्टर वेलबब का अटैक रुका ही नहीं था, वो फिर से कंटिन्यू हो जाता है चलना। ये देख के इनोसेंट जीरो थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि उसने मिस्टर वेलबब के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया था, लेकिन फिर भी वो स्पेल जो था वो डिसअपेयर नहीं हुआ, वो और भी अच्छे से वर्क करने लगा। और तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि तुम थर्ड मैजिक के बारे में भूल गए हो, अगर इस मैजिक को एक बार एक्टिवेट कर दिया जाए तो इस मैजिक का ऑनर चाहे मर भी क्यों ना जाए, लेकिन उसके बाद भी ये अटैक कभी भी डिसअपेयर नहीं होगा। और अभी मैंने फाइनली अपनी पूरी एनर्जी को इस स्पेल में डाल दिया है और ये अटैक तुम्हें खत्म कर देने वाला है। और मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपने दोस्तों के लिए क्या करते हैं और कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और मैं उनकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं इस पूरी दुनिया को एक काफी अच्छे से वर्ल्ड में बदलना चाहता हूँ जिसके अंदर सभी के वीकनेस और सभी के प्रॉब्लम्स को समझे और उसकी मदद करे और एक काइंड वर्ल्ड बन जाए। और मैं सभी उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो कि अभी वीक है, जिस तरीके से मैं हुआ करता था। और तभी वो जो पूरा एरिया होता है ना, वहाँ पे खाली लाइट ही लाइट भर जाता है और इससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि मिस्टर वेलबब ने वहाँ पे अपने थर्ड स्पेल का यूज किया है। और वो सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये चीज देख के। तभी वो अचानक से पूरा जो लाइट होता है ना चारों तरफ फैल गया था, वो अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाता है और एकदम से गायब ही हो जाता है। और जैसे ही मिस्टर वेलबब अपनी आंख खोल के सामने देखते हैं तो ये देख के वो लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनोसेंट जीरो को वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हुआ। और तभी उन्हें पता लगता है कि इनोसेंट जीरो ने पूरे टाइम को रिवर्स कर दिया है और फिर से इनोसेंट जीरो मिस्टर वेलबब के ऊपर अटैक करता है और मिस्टर वेलबब का जो वॉन्ड होता है वो नीचे गिर जाता है। इस कारण मिस्टर वेलबब भी इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि वो भी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो मिस्टर वेलबब का बाल पकड़ता है। मिस्टर वेलबब, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो, तो चलो अब बाय बाय बोलने का समय आ गया है। और तभी मिस्टर वेलबब की पूरी लाइफ उनके फ्लैशबैक में आने लगता है क्योंकि वो तो मान चुके थे कि भाई अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। और मिस्टर वेलबब वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर के सपने को पूरा नहीं किया था, उस वर्ल्ड को एक हैप्पीनेस वर्ल्ड में नहीं चेंज कर पाए। और जैसे ही मिस्टर वेलबब के ऊपर अटैक होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे इनोसेंट जीरो के फेस पे एक जोरदार लात पड़ती है और ये और किसी ने भी नहीं बल्कि मैशले ने ही मारा होता है। और ये देख के मिस्टर वेलबब काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए मैशले। और तभी मैशले बोलता है कि हेड मास्टर, आपने मुझसे एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे पूछा था ना कि मेरे सामने मेरे से भी कई ज्यादा पावरफुल बंदा रहे तो मैं क्या करूंगा, तो उसका आंसर मैं आज आपको दे देता हूँ। तो मैं उसको इसी तरीके से मारने वाला हूँ जब तक कि वो हार ना जाए। मैशले दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा था, वो अपने पैर को इतनी तेज मूव कर रहा था जिस कारण वो हवा में इजिली उड़ पा रहा था। और इसके बाद हमें रियो और कैंडो दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों डिसाइड कर रहे थे कि हमें मिस्टर वेलबब की जान बचानी होगी। कैंडो बोलता है कि रियो तुम जाओ क्योंकि तुम मिस्टर वेलबब को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और इनोसेंट जीरो थोड़ा पावरफुल है। और इसके बाद जो रियो होता है वो मिस्टर वेलबब को बचाने के लिए जाने लगते हैं। और तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, क्योंकि ये तुम्हें ही लेने के लिए आया है और तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तभी मैशले बोलता है कि मुझे बचपन से ही ये सिखाया गया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे मिस्टर वेलबब एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर इनोसेंट जीरो जो होता है वो अपने डार्क मैजिक का यूज करता है और ये देख के जो मिस्टर वेलबब होते हैं ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इनोसेंट जीरो ना अपने डार्क मैजिक की मदद से मिस्टर वेलबब को कैद करने की कोशिश कर रहा था। तभी इनोसेंट जीरो बताता है कि अब उसके पास एक न्यू एबिलिटी आ सकती है जिसकी मदद से वो दूसरों के पावर्स को चुरा सकता है और इसी कारण मेरे मास्टर का डार्क मैजिक भी अब मेरे पास है। और मिस्टर वेलबब अब तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम्हारा स्पेस मैजिक भी अब मैं लेने वाला हूँ। तभी मैश जो होता है वो मिस्टर वेलबब को वहाँ से बचा लेता है और इनोसेंट जीरो जो होता है वो मिस्टर वेलबब के स्पेस मैजिक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और ये देख के मिस्टर वेलबब वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हैं। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर है इस दुनिया पे राज करने के लिए और ये पूरी दुनिया मेरे लिए ही बनी है। तभी मैशले वहाँ पे ज्यादा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो अचानक से मिस्टर वेलबब पे अटैक करने के लिए जाता है और वो 2-3 लात घूंसे बरसाता है, लेकिन उससे इनोसेंट जीरो को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो एक और जोरदार लात मारने जाता है, लेकिन मिस्टर वेलबब के आसपास इतना ज्यादा डार्क ओरा आ जाता है कि मैशले अपने आप ही पीछे हो जाता है और फिर वो सोचता है कि अब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो भी बोलता है कि मैशले तुमने भी फील कर लिया होगा कि हम दोनों के बीच में पावर का कितना ज्यादा गैप है और मैं तुम्हें
तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ, तो तुम जल्दी से मेरे अंदर समा जाओ। लेकिन तभी अचानक से जो इनोसेंट जीरो होता है ना, वो थोड़ा थक जाता है और हाफने लगता है। और ये देख के मिस्टर वेलवप थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो के पास अभी इतनी पावर है कि उसका बॉडी उसकी पावर को संभाल नहीं पा रहा और वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो मैश्ले को बोलता है कि तुम मेरे लिए एक इंग्रेडिएंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो और तुम सिर्फ मेरे लिए ही जीते हो। तभी मिस्टर वेलवप बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है इनोसेंट जीरो, ये सिर्फ तुम्हें लगता है। मैश्ले के पास अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार खुद है। और ये सुन के इनोसेंट जीरो काफी हंसने लगता है और बोलता है कि दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और जिसके पास मैजिक नहीं होता वो इंसान किसी काम का नहीं होता। और ये बात तुम्हें भी पता है मिस्टर वेलवप। लेकिन जो मैश्ले होता है उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप खड़े था। और इसके बाद जो इनोसेंट जीरो होता है वो मिस्टर वेलवप के ऊपर अटैक करता है और मिस्टर वेलवप के पास अब इतनी भी पावर नहीं थी कि वो उस अटैक को डॉज कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे मैश्ले आता है और काफी फुर्ती में मिस्टर वेलवप को बचा लेता है। तभी मिस्टर वेलवप सोचते हैं कि अभी मैश्ले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन इतनी पावर इनफ नहीं है कि वो इनोसेंट जीरो को हरा सके। तभी मैश्ले बोलता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है, तो मैं इसीलिए साबित करना चाहता हूँ कि मैं अपनी मसल की मदद से मैजिक को हरा सकता हूँ और इसके बाद पूरी दुनिया भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और इसके बाद इनोसेंट जीरो भी हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे अभी अपने शरीर में और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करना है, तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा। तब तक तुम मेरे कुछ दोस्त के साथ मस्ती कर सकते हो जो कि तुम्हें नीचे दिखेंगे। और उसको जाते हुए देख मिस्टर वेलवप काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी इनोसेंट जीरो एक मैजिक करता है जिसके कारण वो जो छोटे छोटे सारे मॉन्स्टर थे ना, वो एक काफी बड़ा जायंट मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं। और वो जो मॉन्स्टर होता है ना, वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो पूरे एक सिटी को अकेले तबाह कर सकता था, इतनी ज्यादा पावर था उसके अंदर। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि तुम्हें अपने मसल्स के ऊपर इतना भरोसा है ना, तो चलो तुम्हारा टेस्ट लिया जाए, तुम जाके उसको हराओ और अगर तुमने हरा दिया उसे तब तुम थोड़ा बहुत मानूंगा मैं कि कुछ हो। और इसके बाद इनोसेंट जीरो वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे इनोसेंट जीरो वहाँ से जाते हैं ना, तो उसका जो वो स्टॉप वाला मैजिक था ना, जिससे टाइम एकदम रुक चुका था, वो मैजिक अपने आप हट जाता है। और इसके बाद अरीना में जितने भी बच्चे थे ना, वो सभी लोग एकदम जाग जाते हैं और उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा था और क्या हो गया। और वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर था ना, वो अरीना की तरफ बढ़ने लगा था और ये देख के तो वहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो जो मॉन्स्टर होता है ना, वो एक ही पंच में सामने वाला दीवार जो होता है ना अरीना का, वो तोड़ देता है। और ये देख के बच्चे लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वो जो पत्थर का टुकड़ा था ना, वो अरीना के ही तरफ आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक की मदद से उन पत्थरों को वहीं पे रोक देता है। और इसके बाद जो डॉट होता है ना, वो अपने एक्सप्लोड मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के आगे एक शील्ड बन जाता है और उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं होता। और ये देख के वहाँ पे डॉट भी काफी हैरान होता है। और तभी वहाँ पे डिवाइन विजनरी काइंडो आता है और वो बोलता है कि ये नलिफाइड वैरियर मैजिक है और इसको शायद कोई यूज कर रहा है, क्योंकि ये हमने सेल के टाइम पे भी देखा था। सेल को अटैक करते वक्त भी इस मैजिक का यूज किया गया था और अभी इस मॉन्स्टर के टाइम पे भी हो रहा है। और अगर हमें इस मॉन्स्टर को हराना है तो सबसे पहले हमें उस मैजिक यूजर को रोकना होगा। और इसके बाद जो काइंडो, डॉट और ऑर्डर होते हैं ना, वो सभी लोग उस मैजिक यूजर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और वो मॉन्स्टर अरीना की तरफ बढ़ते रहता है और सभी बच्चे अरीना से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जिट डोर पे मैजिक यूज किया गया था, इस वजह से वो बच्चे लोग वहाँ से नहीं भाग पा रहे थे। और सभी को तो लगा था कि बस वो लोग खत्म होने वाले हैं, मरने वाले हैं और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और ये और कोई नहीं मैश्ले होता है, जो कि उस मॉन्स्टर के चैन को पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा था। और इसके बाद वो मॉन्स्टर भी मैश्ले को अपनी तरफ खींचने लगता है और इसके बाद दोनों के बीच में टग ऑफ वार का कंपटीशन स्टार्ट होता है। और दोनों का कंपटीशन एकदम तगड़ा नेट टू नेट चल रहा था। और ये देख के सभी ऑडियंस वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और वो लोग सोचते हैं कि क्या मैच इसको अकेले हरा देगा। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मेरा मतलब ये था कि वो मैजिक यूज नहीं करता और कोई व्यक्ति जो मैजिक यूज नहीं करता वो क्या हमारे स्कूल में टॉप करेगा और एक डिवाइन विजनरी बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया में मैजिक यूज नहीं कर सकता उसके लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सभी लोग अपना अलग अलग विचार बनाने लगते हैं, लेकिन सभी लोग मैश्ले के खिलाफ होते हैं। बट वो मॉन्स्टर तभी काफी तेज चिल्लाता है और काफी ज्यादा पावर भी बढ़ा देता है। लेकिन मैश्ले भी कुछ कम नहीं होता, वो भी काफी ज्यादा पावर लगाता है। वो भी इतनी ज्यादा पावर लगाता है कि वो जो चेन होता है ना, वही आधा क्रैक हो जाता है और टूटने लगता है। इसके बाद जो ऑडियंस होती है ना, फिर से सोचने लगती है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो बंदा हमारे स्कूल को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है और हम उसके मैजिक होने या ना होने पे सवाल कर रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग उसको सपोर्ट करने
लगते हैं। सभी लोग चीयर करने लगते हैं कि मैशले तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना होगा। और ये देख के फिन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको तो लगा ही नहीं था कि ये लोग कभी मैशले को सपोर्ट करेंगे। और फिन भी इसके बाद मैशले को चीयर करने लगता है और मैशले के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आती है कि वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचता है और चैन को एकदम घुमा देता है और उस मॉन्स्टर को काफी दूर फेंकता है। और ये देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो मैशले के लिए काफी ज्यादा चीयर करती है। और इसके बाद फिन जो होता है वो मैशले के पास आता है और फिन भी काफी ज्यादा खुश होता है मैशले के इस परफॉर्मेंस पे और जो ऑडियंस उसको सपोर्ट करती है इसके ऊपर। और तभी वहाँ पे लेमन भी आती है और वो मैशले को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैशले तो ठहरा मैशले, वो तो क्रीम पफ खाने में व्यस्त था। इसके बाद हमें मिस्टर वेलबब दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे आराम से रेस्ट कर रहे थे और उनकी आंख खुलती है तो उनके पास रियो होते हैं और वेलबब पूछते हैं कि इनोसेंट जीरो का क्या हुआ। और तभी रियो बताता है कि इनोसेंट जीरो जा चुका है और उस मॉन्स्टर को मैशले ने मार दिया है। तो डिवाइन विजनरी काइंडो उस जादूगर को पकड़ लेता है जो कि उस प्रोटेक्शन मैजिक का यूज कर रहा था और वहाँ पे डिवाइन विजनरी ऑर्डर आके उसे मारने वाला होता है, लेकिन काइंडो बोलता है कि तुम इसे मत मारना, लेकिन ऑर्डर बोलता है कि मैं इसे मारूंगा क्योंकि मैं अभी भी मिशेल के साइड नहीं हूँ। तभी काइंडो बोलता है कि जब तुम मिशेल की असली पावर देखोगे तब तुम समझ जाओगे कि आखिरकार वो है क्या। और ये बात वहाँ पे चारों तरफ फैल गई थी कि इनोसेंट जीरो ने ईस्टर्न मैजिक अकेडमी पे अटैक किया था, लेकिन वहाँ के डिवाइन विजनरियों ने मिल के उस मॉन्स्टर को हरा दिया और इनोसेंट जीरो को वहाँ से भगा दिया। और इस बात का जिक्र कहीं पे नहीं होने दिया कि उसमें मिशेल का भी हाथ था, मतलब कि मैशले ने उस स्कूल को बचाया था। इस चीज के बारे में वहाँ पे किसी ने भी जिक्र नहीं होने दिया। फिर इसके बाद हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बीच पे एंजॉय करने के लिए जाता है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन काफी ज्यादा मुश्किल गए थे इनके, तो अब इनको रेस्ट की जरूरत थी, तो बीच पे एंजॉय करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे लेमन सोचती है कि अभी हमारे कुछ दिन बेकार गए थे तो अभी हमें एंजॉय करना होगा ताकि हमारा मूड फ्रेश हो जाए। तभी वहाँ पे डॉट एक वाटरमेलन लेके आता है जो कि ऑक्टोपस वाटरमेलन होता है और वो जो ऑक्टोपस होता है ना वो सीधा मैशले के चेहरे पे चिपक जाता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन मैशले उस तरबूज को काफी इजीली तोड़ देता है और बोलता है कि अब हम इसे आसानी से खा सकते हैं। और इसके बाद डॉट और मैशले दिखाए जाता है जो कि स्विमिंग करने लगते हैं। इसके बाद हमें लेमन, डॉट और फिन दिखाया जाता है जो कि थोड़े बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे कि अगर मैशले इनोसेंट जीरो का बेटा है तो वो मैशले को लेने के लिए जरूर आएगा और हमें तैयार होना होगा क्योंकि हमें मैशले को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी हमें वहाँ पे हेडमास्टर दिखाए जाते हैं जो कि नारियल पानी पी रहे थे। वहाँ पे हेडमास्टर उन तीनों को बोलता है कि अभी तुम्हें जितना एंजॉय करना है उतना तुम कर सकते हो क्योंकि इनोसेंट जीरो जब अगली बार आएगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। फिलहाल उसके पास टाइम मैजिक के साथ साथ मेरा स्पेस मैजिक भी है जो कि उसको काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। साथ ही इनोसेंट जीरो के पास 5 और बेटे हैं जो कि लगभग पावर में मेरे जितने बराबर है, तो उनको भी हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं इतना श्योर हूँ कि अगली बार जब भी इनोसेंट जीरो आएगा तो वो अपने बेटों को भी लेके आएगा और इससे हमारा जीतना काफी हार्ड हो जाएगा, लेकिन हमें ट्राई करना होगा क्योंकि हमारे साथ मैशले है जो कि इनोसेंट जीरो को हरा सकता है। और उसके दोस्त तो सोच रहे थे कि इनोसेंट जीरो को मैशले कैसे हराएगा क्योंकि इनोसेंट जीरो सबसे ज्यादा पावरफुल जादूगर है, लेकिन मैशले को तो जादू आता ही नहीं है। लेकिन तभी मैशले बोलता है कि इनोसेंट जीरो अगली बार जब भी यहाँ पे आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ इनोसेंट जीरो को हराऊंगा और ये जो मेरे मसल्स है ये भी मेरी मदद करेंगे उसे हराने में। और ये सुन के उसके दोस्त थोड़ा हैरान होते हैं, कुछ वियर्ड सा शक्ल बनाते हैं। तभी लेंस बोलता है कि अच्छा चल वो तो ठीक है बट फाइनल एग्जाम आने वाले, तूने उसकी कुछ तैयारी की है? और तभी मैशले एकदम हैरान होते हुए बोलता है कि क्या फाइनल एग्जाम? और फिर इसके बाद वो काफी ज्यादा कपकपाने लगता है। फिर इसके बाद हमें लेमन दिखाई जाती है जो कि मैशले को पढ़ा रही थी और लेमन के साथ बाकी सभी भी मैशले को पढ़ा रहे थे ताकि वो एग्जाम को क्लियर कर पाए और डिवाइन विजनरी बनने के एक कदम और आगे जा पाए। बट मैशले का क्वेश्चन देख के वहाँ पे लिटरली हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन तभी डॉट बोलता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और मेरे साथ बाकी सभी भी तुम्हें पढ़ाएंगे। और ये सुनने के बाद मैशले पूछता है कि भाई तुझे आता है कुछ जो तू मुझे पढ़ाएगा? तभी डॉट बोलता है कि हाँ भाई मैं भी पढ़ता हूँ, जब मेरे पास खाली समय बच जाता है तो मैं उस टाइम पे स्टडी कर लिया करता हूँ। और ये सुनने के बाद तो मैशले वहाँ पे और भी हैरान होता है और इसके बाद उसे लेंस पढ़ाना शुरू करता है और लेंस और बाकी सब उसे पढ़ाए जा रहे थे। बट मैशले को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि तभी वहीं पे फट जाता है। और भाई ये सीन भी बहुत ही ज्यादा फनी होता है और मैशले वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करता है बट उसके दोस्त जो होते हैं वो उसको बहुत ही गंदी नजरों से देखे जा रहे थे, इस कारण वो डर के मारे वहाँ पे पढ़ने लगता है फिर से। और इसके बाद वो ऐसी एक्टिंग करता है कि वो एकदम सीरियस हो रखा है पढ़ाई में और जैसे उसके दोस्तों का ध्यान भटकता है ना वो तभी अचानक से बड़ी तेज खिड़की तोड़ के वहाँ से भाग जाता है और वो सभी लोग मैशले को पकड़ने के लिए जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी लेंस उन सभी को रोकता है और बोलता है हमें ऐसे बंदे पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए जो कि हमारी मेहनत को समझना ही नहीं चाहता। हम उसे पढ़ाना चाहते हैं बट वो खुद ही पढ़ना नहीं चाहता और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मैशले पे खराब कर सकूं। और तभी फिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं मैशले को ढूंढ के लाता हूँ और वो वहाँ से चला
जाता है। और इसके बाद जो फिन होता है वो मैशले को ढूंढते ढूंढते जंगल पे जाता है और वो वहाँ पे देख के काफी हैरान होता है क्योंकि मैशले ने अपने आप को जमीन के अंदर दबा लिया था। वहाँ पे मैशले बोलता है कि भाई प्लीज मुझे माफ करना, मुझसे पढ़ाई वाला काम नहीं होगा। और तभी फिन उस पर थोड़े इमोशनल अत्याचार करता है और बोलता है मैशले तुम्ही ने बोला था कि हम एक साथ ग्रेजुएट करेंगे, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो और तुम थोड़ा बहुत ट्राई करके तो देखो। मैंने कभी भी हारे हुए मैशले को नहीं देखा है, मैंने उस मैशले को देखा है जो कि हमेशा जीतता है। और इसके बाद मैशले भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो मिट्टी से बाहर निकलता है और इसके बाद मैशले वापस जाता है और सभी लोगों से माफी मांगता है। और इसके बाद सभी लोग उसे पढ़ाना शुरू करते हैं और मैशले काफी सीरियस होकर पढ़ाई करता है। और फिर फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है और एग्जाम पेपर को देख के वहाँ पे मैशले की फिर से हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था समझ में। फिर इसके बाद एग्जाम रिजल्ट वाले दिन उसके सारे दोस्त उसके पास बैठे होते हैं और बोलते हैं कि मैशले तुमने काफी मेहनत की थी तो तुम एग्जाम जरूर क्लियर करोगे। और इसके बाद रिजल्ट लेने की बारी मैशले की आती है और टीचर उसे अपने पास बुलाती है। और तभी टीचर बोलती है कि मैशले वैसे तुम बहुत ही ज्यादा बेकार स्टूडेंट हो और तुम इस एकेडमी के सबसे बेकार स्टूडेंट में से भी एक कहे जा सकते हो, लेकिन इस बार इतना पता चल रहा है कि तुमने मेहनत किया है। और वो उसको रिजल्ट देती है और मैशले वहाँ पे सभी सब्जेक्ट में पास हो चुका था। और ये चीज देखने के बाद उसके सभी फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी मैशले पता है क्या बोलता है कि ये सब चीजें तो मेरे बाएं हाथ का खेल था और काफी इजी भी था मेरे लिए। और ये सुनने के बाद उसके सभी दोस्त उसको काफी बुरी तरीके से मारते हैं और बोलते हैं कि ये सब हमारी मेहनत है। तभी वहाँ पे टॉम आता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो बताता है कि जितने भी सिविलियंस थे उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। और इसके बाद वो कैंपस के बाहर आए हैं। और इसके बाद हम कैंपस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग आए थे और वो सभी मैच के खिलाफ थे और बोल रहे थे कि जिनको मैजिक यूज करना नहीं आता वो डिवाइन विजनरी का कंपटीशन नहीं खेल सकता। और वो सभी लोग मैशले के खिलाफ काफी तेज नारा भी लगाते हैं। और ये सब लेमन से बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर जाके उन सबको शांत करवा के बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और वो बोलती है कि किसी इंसान को मैजिक आए या फिर ना आए ये उसके कैरेक्टर को तो नहीं दर्शाता ना। और मैशले बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है एक डिवाइन विजनरी बनने के लिए। तभी बाकी सब लोग बोलते हैं कि तुम इस मैटर में मत पड़ो, तुम इस मैटर से बाहर हो। तभी लेमन वहाँ पे पता है क्या बोलती है कि मैं इस मैटर में ही रहूंगी क्योंकि मैं मैशले की वाइफ हूँ। और ये सब सुनने के बाद वहाँ की ऑडियंस और साथ में मैशले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी लेमन लाइन को क्लियर करते हुए बोलते हैं कि नहीं मैं अभी वाइफ बनी नहीं हूँ बट मैं वाइफ बन जाऊंगी, फिलहाल तो मैं उसी राह पे हूँ। और वहाँ पे फिर डॉट भी आता है और वो मैशले का एजेंट बन के आया था और वो भी समझाने की कोशिश करता है बट उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। और तभी उनमें से एक बंदा होता है वो पत्थर उठा के सीधा लेमन के ऊपर फेंक के मारता है और मैशले लेमन को बचाने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन तभी उसे लेंस रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और इसके बाद हमें लेमन दिखाई जाती है और तभी लेमन बोलती है कि अच्छा तुम मैशले के साथ गलत ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो उसके साथ तुम मुझे भी सजा दो, तुम उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारना चाहते हो, अच्छा तुम मुझे भी मारो बट मैं फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। और इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है और उसने मैशले के साथ जितना भी मूवमेंट बिताया था ना वो सभी उसको याद आने लगता है, खासकर वो जो फर्स्ट डे वाला मूवमेंट होता है। उस भीड़ में ना एक बंदा जो था ना वो मैशले को पकड़ के ना थोड़ा हीरो बनना चाहता था ताकि ऑडियंस मुझे पहचान जाए और वो उन सभी भीड़ को भड़काने की कोशिश करता है और इस कारण सभी लोग लेमन के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मैशले आ जाता है और उन सभी पत्थर को सेकंड भर में कैच कर लेता है। और वहाँ पे मैशले जैसे ही उन सभी के सामने आया था पब्लिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जो बंदा होता है ना वो बोलता है कि अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। और वो जो बंदा होता है ना वो मैशले के ऊपर एक मैजिक यूज करता है और उसकी मदद से ना वो मैशले को कैद कर देता है और बोलता है कि इससे तो एक मॉन्स्टर भी बाहर नहीं निकल पाया तो ये क्या बाहर निकलेगा। और तभी मैशले अपनी उंगली की मदद से उस वॉल के अंदर छेद कर देता है और ये देख के वो बंदा भी काफी हैरान होता है। और इसके बाद मैशले पूरा रास्ता ही बना लेता है उस वॉल में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। और वो बंदा तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और मैशले जो होता है ना वो प्रिजन को सीधा उसी बंदे के ऊपर फेंक देता है और अपने मैजिक के अंदर वो बंदा खुद ही अपने आप को ही कैद कर लेता है। तभी मैशले बोलता है कि हाँ मुझे पता मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता लेकिन इस वर्ल्ड में मैं सबसे पावरफुल होकर दिखाऊंगा और मैं साबित करूंगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे मिस्टर वेलबब आते हैं और वो सीधा माफी मांगते हैं ऑडियंस से और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर किस बात का क्रोध है और अभी तक ये डिवाइन विजनरी नहीं बना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही ये क्लियर होगा कि इसके साथ क्या होना है। तुम लोग थोड़ा वेट करो क्योंकि ब्यूरो ऑफ मैजिक ही इसका डिसीजन लेगा। और तभी मिस्टर वेलबब मैशले को बोलते हैं मैशले तुम काफी ज्यादा किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि इतनी गंदी से गंदी सिचुएशन में भी वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तभी मैशले बोलता है कि इस स्कूल ने मेरे को बहुत ही कुछ दिया है और मैं किसी भी हाल में एक डिवाइन विजनरी बन के ही रहूंगा। और तभी
फाइनली मिस्टर वेल्वा भी बोलते हैं कि मैश्ले तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना ही होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम बहुत ही मुसीबत में आ जाओगे और तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे दोस्त को भी तुम्हारी तरह कैद कर दिया जाएगा। तुम्हें इस एग्जाम को क्लियर करना ही होगा और तुम्हारे पास यही एक इकलौता ऑप्शन बचता है। इसके बाद हमें मैश्ले के सभी साथी को दिखाए जाते हैं एक एक कर करके, और वहाँ पे मैश्ले भी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ मैं डिवाइन विजनरी बन के रहूंगा। तो फाइनली मैश्ले एंड मैजिक